शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 3 पॉइंट्स पे, मेनली 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला एक जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे, जो कोर्स हम लोग शुरू किए हैं, इसमें क्या क्या कैसे आपको फॉलो करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर बात करेंगे। दूसरा, कुछ मेरे रिकमेंडेशंस हैं आपके लिए, मेरी कुछ सलाह है आपके लिए। जब आप किताब पढ़ रहे हो तो क्या करना चाहिए, और आप लोग मॉडल 1 के स्टूडेंट हो तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ फॉलो करने चाहिए। मेरी एडवाइस होगी आपको, वो आपको फॉलो करोगे देन इट विल बी गुड। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तीसरा जो पॉइंट हम लोग बात करेंगे, तीसरा इसी क्लास की वीडियो जो सीरीज होगी उसमें हम लोग बात करेंगे कि लाल किताब की हिस्ट्री क्या है और इसके ट्रांसलिटरेटेड वर्जन क्या है, का मतलब क्या होता है, और काफी सारे इसकी मिथ हैं हिस्ट्री को लेके, तो उसको क्लैरिफाई करने का हम लोग प्रयास करेंगे। सो बेसिकली इस क्लास में, वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट्स को टच करेंगे। एक जनरल इंस्ट्रक्शंस पे बात करेंगे, दूसरा सलाह जो मैं रिकमेंडेशन मेरी तरफ से, और तीसरा है ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब लाल किताब के बारे में ब्रीफ में जानेंगे। क्या किताब के बारे में कौन लिखा, कैसे लिखा, और इसके कितने वर्जन्स हैं, कितनी किताबें हैं, थोड़ा इन पे एक लाइट प्रकाश डालेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो जनरल इंस्ट्रक्शन, एक पहला जो मेन पॉइंट है, पहला पॉइंट इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग फॉलो करेंगे, देखेंगे। तो क्लास हम लोग की स्टार्ट हो गई है, आप लोगों ने ज्वाइन किया है। कुछ क्लैरिटी दे दूं, रिफंड बार बार रिफंड आया है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका 100% रिफंड है, और एक मंथ के 1 से स्टार्ट हुआ है, तो 14 तक आप लोग जो है 14 अक्टूबर, जैसे अगर ये बैच है तो 14 अक्टूबर, या फिर अगर आप जनवरी वाले बैच में हो तो 14 जनवरी, या फिर अप्रैल वाले बैच में हो तो 14 अप्रैल, या फिर जुलाई वाले बैच में हो तो 14 जुलाई। फर्स्ट से आप जिस बैच में हो 14 तक आप जो है रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। 14 तक आपको समझ में आ जाएगा कि कोर्स आपके लिए सही है कि नहीं, आपको ठीक लग रहा है कि नहीं। अगर आपको तरीका ठीक लगे, चीजें ठीक लगे तो कंटिन्यू, अदरवाइज रिफंड के लिए अप्लाई कर दीजिए आप। 14 मतलब 14, जो 14 की रात के 12 बजे तक जो हमारा 14 होता है, उसकी रात के 12 बजे के बाद 15 शुरू हो जाएगा। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको कोर्स पसंद ना आए तो 14 तारीख से पहले पहले आप रिफंड मैसेज डाल दो, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, और एक स्क्रीनशॉट खींच लो उस मैसेज का। तो एक क्लैरिटी दे दूं, क्योंकि बाद में इस पे कोई कंफ्यूजन और कोई हमारी टीम में और आप लोगों में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको आप लोग श्योरली, अगर रिफंड क्लेम करना है, मीन्स क्लेम मीन्स अगर आपको कोर्स पसंद ना आए, चीजें सही ना लगे, तो आप उसको रिफंड ले लो। 2 वीक्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, 2 वीक में आप समझ जाओगे कि कैसा पैटर्न है, कैसे क्या है, एंड देन आप अगर इंटरेस्टेड हो देन कंटिन्यू, अदरवाइज आस्क फॉर रिफंड, और 14 तक अप्लाई कर देना है। दूसरा, कई सारे आप लोगों के मन में डाउट्स, क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि एक टोटल नंबर ऑफ वीडियोस कितने होंगे, नंबर ऑफ आवर्स कितने होंगे। तो जो हमारा टारगेट है, जो हम लोगों ने कोर्स स्ट्रक्चर किया, उसके हिसाब से हम लोगों ने पेज नंबर, मॉड्यूल 1 में हम लोग पेज नंबर 5 से पेज नंबर 2, 3, 4 के पॉइंट्स कवर करेंगे। वीडियोस जनरली वी आर एक्सपेक्टिंग कि 50 आवर्स का वीडियो बनेगा, ये ज्यादा भी हो सकता है, और अभी इस पे कंफर्मेशन क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि वीडियो बढ़ सकते हैं, कुछ कभी कभी कस्टमाइज हो जाता है, मतलब जैसे कि बैच में कोई क्वेश्चन ऐसा आया तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के अगर हम लोग उसमें ऐड करें तो ये बढ़ सकता है। या फिर ऐसे तो जनरली आप एक एज्यूम करके चलो कि नियर अबाउट 15 आवर्स का वीडियो होगा, और ये बढ़ या घट सकता है डिपेंडिंग ऑन द उस बैच के क्वेश्चंस और चीजों को लेके, उसके हिसाब से वीडियो एक्स्ट्रा ऐड हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से बनाते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपको जितने वीडियो हैं सब वीडियो मिलेंगे, और तो इसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है। और एज्यूम करो कि 15 आवर्स का वीडियो आपको मिलेगा, और इसमें
बढ़ भी सकते हैं, आगे चल के बढ़ भी सकता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फिक्स करना नहीं है आवर्स को, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा पर्पज है, जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो। गूगल शीट, जैसे आप लोग गूगल प्ले स्टोर जो है सबके फोन में होगा, अगर आप स्मार्टफोन है तो सबके फोन में होगा। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप लोग गूगल शीट डाउनलोड कर लो। एक ऐप है गूगल शीट, बहुत ही मीन्स इजिली आप इसको कर सकते हो। गूगल शीट एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो और इसके माध्यम से बहुत सी सारी चीजें होंगी जिसमें मैं आपको शेयर करूंगा और बहुत इजीली, बहुत कन्वीनियंट है। तो घबराइएगा नहीं कि गूगल शीट है, ईमेल जीमेल हम कैसे, फॉर एग्जांपल कुछ लोग जीमेल नहीं यूज करते होंगे, तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो जीमेल आईडी होगी, या एक जीमेल आईडी बना लीजिए और एक गूगल शीट डाउनलोड कर लीजिए। धीरे धीरे सीखना भी जरूरी है और बहुत ईजी है, घबराना नहीं है, आप लोग सीख जाओगे। तो गूगल शीट आप लोग डाउनलोड कर दो। उसमें से आप लोग जब भी हम लोग वीडियो अप डालेंगे, जब भी आपको वीडियो अपलोड करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे और आपके बीच में होगा कि कैसे आप जानोगे कि वीडियो अपलोड हो गया है कि नहीं, कितने घंटे का वीडियो है, कहीं वीडियो आप मिस तो नहीं कर दिए। उसके लिए गूगल शीट में एक प्रॉपर एक शीट रहेगी जिसमें कि किस तारीख को वीडियो रिलीज किया, कितने घंटे का वीडियो रिलीज किया, कब कितने बजे रिलीज किया, वो सारी चीजें अपडेट आपको मिलती रहेंगी। जो आपको क्वेश्चंस हैं उसके लिए गूगल फॉर्म उसमें है, जो आपको दिखेगी, आप उस पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हो, क्वेश्चंस भर सकते हो। तो आप देख सकते हो कैसे प्रोग्रेस चल रहा है, क्या चल रहा है, और उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस और जो भी चीजें गूगल फॉर्म में भर सकते हो। तो एक गूगल शीट डाउनलोड कर लो, गूगल शीट ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो और जीमेल आईडी अपनी नहीं है तो बना लीजिए। पहले जीमेल आईडी बना लीजिए, फिर गूगल शीट आप डाउनलोड कर लीजिए। और घबराना नहीं है, धीरे धीरे सीखेंगे, आज की जरूरत है, इन चीजों को सीखना है, गूगल शीट और इन सब को भी जरूरत है। तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। घबराना नहीं कि गूगल शीट है और जीमेल पे है, ईमेल है। काफी लोग जानते हैं, कुछ एक दो लोग नहीं जानते होंगे, तो घबराना नहीं है, सीख जाओगे, बहुत ईजी है, वो चीजें भी आप सीख जाओगे। वीडियो शेड्यूल, टाइमिंग ऑफ वीडियोस, कुछ लोग इसको लेके होंगे। तो ये आप जो गूगल शीट है उसमें आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। जब आप लोग डाउनलोड करोगे उसमें एक शीट मैं आप सबसे शेयर करूंगा, उसमें आपको वीडियो शेड्यूल और टाइमिंग ऑफ वीडियोस, किस दिन कितने बजे कौन सा वीडियो रिलीज हो रहा है, कौन सा वीडियो रिलीज हो गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहेंगी। गूगल फॉर्म का लिंक भी वहां पे रहेगा, आप लोग क्वेश्चंस भी डाल सकते हो उस वीडियो से रिलेटेड। तो ये सारी डिटेलिंग आपको मिलेगी। फिर यही वीडियो शेड्यूल कब से कब तक वीडियो मिलेगा, तो जनरली मंडे टू फ्राइडे हमने टारगेट रखा है। जैसे एक वीक में 4 घंटे का वीडियो है, ऑन एन एवरेज एक वीक में 4 घंटे का वीडियो है। तो मंडे टू फ्राइडे में वीडियो हम लोग एक वीक में 4 घंटे का वीडियो आपको देने का हम लोगों ने प्लान किया है। कभी कभी ये वीडियो ज्यादा भी हो जाएगा और कभी कभी ये कम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कोई वीडियो है जो कि 15 मिनट अगर एक्स्ट्रा दे दिए तो टॉपिक कवर हो जाएगा। तो हम लोग उस मंथ, उस वीक में मान लीजिए कि 4.25 घंटे, 4.5 आवर्स, 4 आवर्स 15 मिनट्स या 5 आवर्स का भी कभी कभी वीडियो हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हुए जो बीच में नहीं छोड़ सकते। कभी कभी है कि मान लीजिए 3.5 आवर का में ही कवर हो गया, नेक्स्ट वीडियो 2 घंटे का है, तो वी कांट ऐड दैट। सो एक वीक में 4 घंटे का वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि आपको हम लोग 4 घंटे का वीडियो दे और आप उसको देखें। सैटरडे संडे वीडियो अब लोग नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? कि इन वीडियोस को आप रिवाइज करें, इन वीडियोस को देखें, आराम से बैठ के वीकेंड पे वीडियोस को देखें। वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है और इसका शेड्यूल और हर चीजें आपको गूगल शीट पे मिलती रहेगी। ईमेल, जीमेल के थ्रू आपसे हम लोग लिंक शेयर, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं सारे वीडियोस और गूगल शीट पे आपको ये अपडेट मिल जाएगी। और मंडे टू फ्राइडे के बीच में आपको वीडियोस रिलीज करेंगे, हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ। वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस होंगे, गूगल शीट में ही गूगल फॉर्म है, इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। डाउनलोड गूगल फॉर्म, उसमें गूगल शीट जो हम लोग शेयर करेंगे उसमें एक लिंक देंगे, आप उस लिंक में गूगल फॉर्म होगा। जैसे आपने वीडियो देखा, आपको कोई डाउट है
तो उस गूगल शीट में ही उस वीडियो के सामने एक लिंक होगी, उस लिंक पे आप क्लिक करके आप गूगल फॉर्म में जो है अपने क्वेश्चंस आप सारे लिख सकते हो। आपके कोई सजेशंस हैं, कुछ डाउट है, लिख सकते हो। हमारे पास, हम लोग के पास, हमारी टीम के पास पहुंच जाएंगे और फिर हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर मिला के यूट्यूब वीडियो बनाएंगे जो सबको दे सके। तो अभी ये नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएंगी चीजें, तो घबराना नहीं आप लोग, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। इसके अलावा पर्सनली अगर आपको कोई डाउट है, क्लैरिटी और चाहिए, बात करनी है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेज डाल सकते हो, हमारी टीम उसको रिस्पॉन्स करेगी। बट आप लोगों को एक ध्यान देना है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो आप पूछते हो या पूछ रहे हो, ऑलरेडी अगर आप वीडियोस को प्रॉपरली देखोगे तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर पहले ही स्ट्रक्चर ऑफ द वीडियो, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स का जो स्ट्रक्चर है, कोर्स स्ट्रक्चर वाला वीडियो अगर आप लोगों ने, अगर जिन्होंने देखा है प्रॉपरली कोर्स स्ट्रक्चर का वीडियो, फिर आपका मॉडल 1 सिलेबस वाला वीडियो, और फिर आप था एक जनरल क्वेरीज, अगर जिन लोगों ने ये वीडियोस प्रॉपर देखे हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। ये 3 वीडियोस, कोर्स स्ट्रक्चर, मॉडल 1 और जनरल क्वेरीज, तो आपके मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियोस दिए जाए उनको प्रॉपर पहले देखो, आप देखोगे आपके क्वेश्चंस रिजॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है प्लीज डू आस्क, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिलेगा, दिया जाएगा। बट जो क्वेश्चंस के आंसर्स वीडियोस में दिए जा चुके हैं उनके लिए बार बार रिप्लाई नहीं आएगा, उनके लिए रिप्लाई नहीं मिलेगा। सो प्लीज वॉच वीडियोस केयरफुली, जो भी वीडियो आपको मिले उनको केयरफुली देखिए। और उसके अलावा अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल, आप कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे डालिए। अगर वो वीडियोस में आंसर नहीं हुए हैं तो हमारी टीम के द्वारा उसके आंसर आपको दिए जाएंगे, और कोई इमरजेंसी है तो आपसे हमारी टीम कांटेक्ट करेगी। तो जरिया है आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज डालें। इफ यू थिंक कि आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, चीजें हैं, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। वरना वीडियोस में सारे आंसर्स हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि डायरेक्टली फोन कोई कॉन्वर्सेशन ना हो और सिस्टम के द्वारा चीजें सब रिजॉल्व हो जाए। बट इमरजेंसी केस में ऐसी कोई बात है तो आप व्हाट्सएप पे डालिए, आवर टीम वुड ट्राई टू रिजॉल्व दैट इशू। कुछ कभी क्या होगा, जैसे हो सकता है आपको वीडियोस लगे कि मिल नहीं रहे हैं, आपको वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो जो गूगल शीट वाली बात थी उस पर आप देखिए कि क्या कोई वीडियोस पे रिलीज हुआ है। गूगल शीट हम लोग शेयर करेंगे आपसे, उसमें आपको गूगल शीट डाउनलोड कर लीजिए, और गूगल शीट जो हम लोग शेयर करेंगे मॉडल 1 अपडेट के नाम से है, मॉडल 1 अपडेट। तो उसमें क्या है, आप देखिए कि कौन सा वीडियो रिलीज हो चुका है, कौन सा वीडियो आपके साथ शेयर किया गया है, कौन सा वीडियो उस वीक में रिलीज हुआ है। फिर भी अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रहा है तो आप अपना जो ईमेल बॉक्स देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ईमेल है, हमारा जो ईमेल है meesr@gmail.com, कहीं ये आपका स्पैम में तो नहीं, आपने इसको स्पैम में तो मेल नहीं जा रहा है, इसलिए इसको आप अपने ईमेल इनबॉक्स में इसको ऐड कर लीजिए। और अगर वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो आप अपना स्पैम चेक कीजिए, इसको इनबॉक्स में, इसी मेल से आपको ईमेल आएगा, इसी मेल से आपको लिंक मिलेगा MPPSR@gmail.com, ये है हमारी ईमेल आईडी। इसी ईमेल आईडी से आपको कांटेक्ट होगा, तो आप उसको देख लो, इनबॉक्स अपना चेक कर लो, स्पैम बॉक्स चेक कर लो, और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, देखा उसको देखेंगे क्या इश्यूज है, क्यों नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है। अब बात करेंगे कि पहले हमने बात किया जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, अब हम लोग बात करेंगे कि मेरा रिकमेंडेशन क्या है किताब को पढ़ते हुए। सो दिस इज ऑल माय पर्सनल एक्सपीरियंस। किताब को जब मैंने पढ़ा और पढ़ता हूं तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या किताब को पढ़ने का, तो मैं आपको जो एडवाइस यहाँ पे दे रहा हूँ, जो भी सलाह आपको दे रहा हूँ, वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आई थिंक आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप किताब को पढ़ रहे हो, लाल किताब को पढ़ रहे हो, तो इसको फॉलो करना चाहिए। एक सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो आपके गुरु डायरेक्टली पंडित रूपचंद जोशी जी को ही लेके चलना है।
वीके जो है, वीके लाल किताब एस्ट्रो, वीके लाल किताब एस्ट्रो जो है, हम लोग आपके माध्यम है, माध्यम है मतलब आप है और लाल किताब। जैसे मान लीजिए आप हैं और ये लाल किताब, आप स्टूडेंट हैं, लाल किताब सीखना चाहते हैं, इच्छुक है लाल किताब सीखना चाहते हैं, और लाल किताब पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी है। इस पे हम लोग बात करेंगे। इस पे भी कंट्रोवर्सीज हैं, कुछ मिथ हैं, कुछ काफी सारे हैं कि किसने लिखी क्या लिखी, बट अभी आप यही अज्यूम करके चलिए कि पंडित रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब लिखी है। तो आप स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप लाल किताब सीखना चाहते हैं, तो मेरी जो एडवाइस होगी कि आप डायरेक्टली पंडित रूपचंद जोशी जी की किताब और पंडित रूपचंद जोशी जी को ही अपना गुरु मानो। हम लोग वीके जो है एक माध्यम है, एक मीडियम है जो कि नॉलेज आपके पास लेके आ रही है, क्योंकि फर्स्ट हैंड इसी को टारगेट आपका लाल किताब को ही लेके है। और जो भी वीके के पास, हमारी टीम के पास, हम लोग इस लाल किताब का सारा आपको देंगे, जिससे कि आप इसको पढ़ो और फिर इसको आगे लेके आप और आगे जाओ। तो वीके माध्यम है, गुरु की तरह आपको लाल किताब लेके चलनी है। पंडित रूपचंद जोशी जी की जो लाल किताब है उसी को लेके आगे आपको पढ़ते जाना है। मैंने भी यही किया जब मैं विद्यार्थी की तरह सीख रहा था और अभी भी सीख रहा हूं। तो जितने भी गुरुजी लोग हैं या जितने भी टीचर हैं जो पढ़ाते हैं लाल किताब, सबकी रेस्पेक्ट करनी है, सबकी इज्जत करनी है। बट अल्टीमेट जो गुरु हैं, जो उन्होंने लाल किताब लिखी है और जिनको क्रेडिट देना चाहिए, वो है पंडित रूपचंद जोशी जी, और इनको ही मैं गुरु मान के चला। इसलिए मैं सबकी बातें सुनता था, बट लगता था मुझे कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। तो पंडित जी किताब लेके उनको सामने मतलब एक एज्यूम करके, जैसे एकलव्य, और आपने उसकी द्रोणाचार्य वाली कहानी सुनी होगी, तो उसको वैसे लेके पढ़ते जाना है और उनको गुरु लेके चलना है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना है इस चीज को। दूसरा कि किताब पढ़ते समय फेथ, मतलब जो पंडित जी ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं किताब में जो लिखे हैं, पहले उनको फॉलो करना है, पहले उनको समझना है, पहले उनको फॉलो करना है, पहले ही उन पे क्वेश्चंस रेज करना है। डेफिनेटली आगे चल के आप क्वेश्चंस रेज करोगे, बट पहले पंडित जी ने जो किया है, जो लिखा है, उसको फॉलो करना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं अपना, एज ए स्टूडेंट जब मैं मान लीजिए पढ़ने गया, लाल किताब पढ़ रहा, काफी लोगों से मैंने पढ़ाई की, टीचर्स सबसे, जितने भी मोस्टली हैं सबके पास जाने का प्रयास रहा और सौभाग्य मिला मुझे। तो अगर कोई बात कोई टीचर बोल रहे हैं और पंडित जी ने जो लिखी है, तो पंडित जी की बात को सुनना है। पंडित जी की बात जो उन्होंने लिखी है उस बात को फॉलो करना है। बहुत सारे टीचर्स और उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बताते ही नहीं है। तो पहले पंडित जी की बात को फॉलो करना है। इसीलिए लाल किताब में सीख पाया और कुछ सीख रहा हूं, जो भी नॉलेज है, इसलिए कि जो किताब में बात लिखी है उसको मैंने बहुत रिलीजियसली फॉलो किया। कुछ किताब में गलतियां हो सकती हैं, एडिटिंग के समय गलतियां हो सकती हैं, मिस प्रिंटिंग हो सकती हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उस पर कंक्लूड करेंगे कि मिस प्रिंटिंग है कि कोई हमारी समझ में मिस्टेक है। सब चीजों पे हम लोग आएंगे, कुंडलियों पे एनालाइज करके सब चीजें देखेंगे। लेकिन जब किताब आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो मैं पहले यही आपको एक रिकमेंड करूंगा, एडवाइस करूंगा कि किताब में जो चीज लिखी है, जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, उसको आप लोगों को फॉलो करना है। दैट वुड बी बेनिफिशियल। अगर फॉलो करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और सीखने में आपको आसानी मिलेगी। यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जैसे लाल किताब आप पढ़ने जाते हो तो हर चीज के पीछे जनरली हमारी भी एक टेंडेंसी होती है कि हम लोग पूछते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है। और ये चीज जो मैंने देखी, इस वर्ड का इतना मिसयूज हुआ है और इसके नाम पे इतनी सारी कहानियां और स्टोरीज बन गई हैं कि मतलब जिसकी तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। जैसे आप लाल किताब पढ़ना शुरू करते हैं, लाल किताब में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो समझ में आपको लॉजिकली, समझ में जो नॉर्मल लॉजिक हमारी डे टू डेज की लाइफ है, जो हम लोगों ने एजुकेशन पढ़ी है, उसके हिसाब से कुछ चीजें सेंस नहीं मिलेंगी। अब उस लॉजिक को समझाने के लिए जिन टीचर से आप पढ़ते हो, वो जबरदस्ती की उसमें लॉजिक डालते हैं, मतलब जिसका कोई सर पैर नहीं है उस चीज को बोलते हैं और
फिर उसी चीज को आप मान के आगे कंफ्यूज हो गए, आगे जब बढ़ोगे किताब में तो फिर लॉजिक आपका काम नहीं करेगा और फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज होके किताब बीच में ही छोड़ दोगे। यहाँ पे समझने की जरूरत है कि लाल किताब एक अपनी आप में एक विद्या है, एक विद्या है, एक तरह से समझो, एक तरह से एक लैंग्वेज, एक तरह से भाषा है जिसकी अपनी ग्रामर है, अपने इसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। तो उसको समझने के लिए उसके व्यू पॉइंट से आपको इस किताब को देखना होगा, इसके चीजों को समझना होगा। अगर इसकी किताब में आप अपने जबरदस्ती के जो लॉजिक डालोगे तो उसमें आप फंस जाओगे और आगे चल के बहुत दिक्कतें होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आप हिंदी सीख रहे होते, हिंदी में क ख ग घ अंगा है, अब इंग्लिश में आपका ए बी सी डी है, तो कोई कोई पूछे आपसे कि क्या लॉजिक है, ए पहले क्यों है, बी बाद में क्यों है। अब किसी ने समझाने के लिए, लॉजिक समझाने के लिए किसी ने बोल दिया, अननेसेसरी की स्टोरी बना दी कि पहले एप्पल, कोई व्यक्ति है पहले एप्पल खाया फिर बनाना खाया, मतलब ऐसे ऐसे कुछ। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि एप्पल और बनाना की लोग बात करते हैं, मतलब केवल कुछ पंडित जी ने जो चीज लिखी है उसको लॉजिकली रिलेट करने के लिए कोई भी अपनी पॉइंट से, अपनी तरफ से चीजों को रिलेट कर देते हैं। चीजें क्या है, समझने की क्या चीज है कि कोई ऐसी चीजें, अपनी स्टोरी आपको नहीं बनानी है, जो किताब में लिखा है उसको पढ़ना है और उसको समझने का, जबरदस्ती की अपनी लॉजिक नहीं लगानी है। किताब की अपनी वोकैब है, किताब की अपनी ग्रामर है, किताब की अपनी चीजें हैं। जब आप पूरी किताब पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो अपना उसमें एक्सप्लेनेशन लेके आइए, उस चीजों को समझिए, उसमें लॉजिकल रीजनिंग भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट शुरू में क्या है, किताब को पढ़िए, किताब को समझने का प्रयास कीजिए, किताब की ग्रामर करिए। धीरे धीरे जब आप बिल्डअप हो जाएंगे तो आगे अपना कर सकते हैं। इस टाइप की लॉजिक, जैसे मैंने एप्पल बनाना और भी कई सारे, एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं समझाया हूं आपको, ऐसा नहीं कि एप्पल बनाना वाली बात है, बट ऐसे कई सारे मैंने बात उसमें लोग बताते हैं, क्योंकि आप आगे फंस जाओगे, क्योंकि वो लॉजिक आगे अप्लाई नहीं होते। और जितने भी कोर्सेज मैंने देखे मोस्टली वो लोग कवर नहीं करते पूरा, जिसकी तरफ से जो पॉइंट्स आगे आपको हुए, फिर आगे जब खुद पढ़ोगे तो आप किताब में फंस जाओगे। तो किताब को फॉलो कीजिए और जबरदस्ती की उसमें लॉजिक मत निकालिए। जो किताब में दिया उसको पढ़िए, पहले उसको धीरे धीरे पढ़ते जाइए, फिर बाद में चीजें समझ में आएंगी। इतना मान के चलिए, एक अलग लाल किताब अपनी एक आप में भाषा है, एक लैंग्वेज है, जिसको समझने का प्रयास करना है कि उस लैंग्वेज की ग्रामर क्या है, उसके कैसी चीजें चलती हैं, क्या पंडित जी कहना चाहते हैं इस किताब के माध्यम से, क्या है, तो उसके व्यू पॉइंट से आपको समझना है। स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आप लोगों ने स्टीव जॉब्स का नाम तो सुना ही होगा, और अगर नाम नहीं सुना होगा तो आईफोन का नाम तो सुना ही होगा। आईफोन, आईपैड, ये सब जितने हैं सब एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी है। ये स्टीव जॉब्स फाउंडर हैं इसके। स्टे हंग्री स्टे फुलिश, मतलब एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप जीवनी चाहो तो स्टीव जॉब्स की जीवनी पढ़ो। उनका एक पॉइंट मैं अपनी जिंदगी में हमेशा अप्लाई करता हूं, एंड आई वुड रिकमेंड आपको भी अप्लाई करना है, आपको भी इसको रखना है कोर्स को करते समय, कि हमेशा भूख आपको होनी चाहिए नॉलेज के लिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा पेट, मैं आई एम डन, अब मुझे नहीं, आई एम नॉट हंग्री, आई एम नॉट, भूख नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं चाहिए। फॉर नॉलेज, फॉर चीजों को सीखने के लिए हमेशा एक आपके अंदर भूख होनी चाहिए। किस चीज की? सीखने की तड़प होनी चाहिए। और तो पहला पॉइंट कि नॉलेज को सीखने के लिए भूख होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट की स्टे फुलिश, बहुत स्मार्ट नहीं बनना है। इसका मतलब क्या कि सीखने के लिए जैसे ये नहीं कहना है कि मुझे तो हर कुछ आ गया, अब तो मैं सब कुछ जान गया, मुझे कुछ सीखना ही नहीं है। मतलब नहीं, मैं मूर्ख हूं, मुझे नहीं मालूम, बहुत, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे और सीखना है। तो ये वाला स्टेटमेंट, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, हमेशा नॉलेज के लिए हंगर रखिए और अपने ज्ञान को ये मत समझिए कि संपूर्ण आपका ज्ञान हो गया है। अपने को मूर्ख, अपने को अज्ञानी समझिए और ज्ञान की तरफ बढ़ते रहना है, मतलब और ज्ञान लेते रहना है। ज्ञान अल्टीमेट, जितना मिले उतना कम है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये मेरा रिकमेंडेशन है, इस चीज को मैं अपनी लाइफ में फॉलो करता हूं कि हमेशा इस सोच के चलना है कि नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए तड़प होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, और मैं मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं, और ज्ञान चाहिए, और चीज चाहिए। तो स्टे हंग्री स्टे फुलिश,
ये स्टेटमेंट, ये चीज आप अपनी लाइफ में भी फॉलो करो। किताब को पढ़ रहे हो उसको भी फॉलो करो, उसके लिए किताब में भी नॉलेज के लिए आपके अंदर एक तड़प होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, और ये महसूस होना चाहिए आपको कि ऐसा फीलिंग आपके अंदर नहीं आनी चाहिए कि मुझे तो हर कुछ आता है, मुझे तो सब कुछ आता है। नहीं, सीखना है और ज्ञान चाहिए। ज्ञान को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है और समझने का प्रयास करना है। आप लोगों की पहली क्लास है, यहाँ से धीरे धीरे हम लोग लाल किताब की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए सारी चीज़ें बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन चीज़ों को रखना है, दिमाग में रखना है। और वर्क हार्ड, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत तो करना ही करना है। जैसे कई जगह मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं आई डोंट वांट टू वर्क हार्ड, आई वांट टू वर्क स्मार्ट वर्क, आई वांट टू डू स्मार्ट वर्क, सॉरी आई वांट टू डू स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क मतलब ये नहीं होता कि मेहनत नहीं करना है। स्मार्ट वर्क होता है कि इस मेहनत को एफिशिएंट बनाना है। जैसे स्मार्ट वर्क मतलब ये नहीं कि मेहनत ही नहीं करना है, इसको एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाना है। लेकिन हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी बड़े लोग देखे हैं, जो बड़े लोग हैं, आपको अगर ऐसा लगता होगा कि बिना मेहनत किए उस टॉप लेवल पे पहुंचे हैं, तो ये आपकी मिथ्या है। जितने भी बड़े हैं, भले ही आपको बाहर दिखता हो कि दे डू नॉट हार्ड वर्क, बट सब बहुत मेहनती हैं। अगर आप बिजनेस की बात करो, किसी का एग्जाम्पल ले लो, आप फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, सब बहुत मेहनती हैं। आप एलन मस्क का ले लो, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अभी फिलहाल इस समय है उनका ले लो। कोई भी व्यक्ति है जो अगर हाइट पे पहुंचा है तो कुछ न कुछ, अगर आप अंदर देखोगे तो बहुत मेहनत किया उस व्यक्ति ने वहां पे पहुंचने के लिए। तो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये मूवीज और चीजों में आप देखते हो, स्मार्ट वर्क मतलब ये नहीं होता कि आप मेहनत नहीं करना है। स्मार्ट वर्क मतलब अपने हार्ड वर्क जो आप मेहनती हो उसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लानी है। तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर आप लाल किताब सीखना चाहते हो तो मेहनत करना ही पड़ेगा। बट ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में आपके पास इतना टाइम ना हो, बट उसी में से समय निकालो, डेली 1 घंटे 2 घंटे, धीरे धीरे आगे और उसको बढ़ाते जाओ। मान लीजिए आप पार्ट टाइम कुछ कर रहे हैं, तो या घर पे आप महिलाएं घर की सारी काम कर रही हैं, घर देख रही हैं, फिर कहीं बाहर जॉब कर रही हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बट आप लाल किताब सीखना चाहते हैं, आगे इसको आप फुल टाइम की तरह लेना चाहते हैं, तो अगर अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है फुल टाइम देना, तो भी 1 से 2 घंटे तो डेली निकालना ही निकालना है। धीरे धीरे ये आपका एक टाइम एक्यूमुलेट होता जाएगा और आगे जब फुल टाइम आओगे तो और इस पर मेहनत करो। बट मेहनत तो करना ही करना है, मेहनत पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये तो बिल्कुल दिमाग से कॉन्सेप्ट नहीं, दिमाग से निकाल देना कि बिना मेहनत किए आप सीख जाओगे ना। किसी ने मैंने नहीं देखा। जो भी एक दो स्टोरी सुनते होंगे आप लोग, रियल लाइफ में जब उसको मैंने जाके इंक्वायरी की तो दे वी आर ऑल, अभी तक जितने मैंने लोगों से जो टॉप पे हैं ऑफिसर्स और टॉप पे जिन लोगों को मिला हूं, दे ऑल आर हार्ड वर्किंग। आपको दिखता होगा, बट अगर आप उनके अंदर जाके झांकोगे, उनकी चीजों को, दिनचर्या को और चीजों को समझने का जरूर करोगे, तो हार्ड वर्क भी करते हैं, मेहनती भी हैं, और साथ में स्मार्ट भी उसको स्मार्टली करते हैं। मतलब स्मार्ट उसमें इफेक्टिवनेस, एफिशिएंट न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स लेके आते हैं। बट मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, मेहनत तो करना ही करना पड़ेगा। और इस कोर्स को अगर आप सीख रहे हो, इस कोर्स को आपने ज्वाइन किया है, लाल किताब अगर आप सीखना चाहते हो, तो पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। और लॉन्ग रनर मतलब जैसे आपने देखा होगा, जैसे अगर 100 मीटर की रेस होती है स्प्रिंट, तो छोटी रेसें होती है, तो आप शुरू से एकदम तेजी से भागते हो और मुश्किल से बहुत कम समय में खत्म हो जाती है, इसलिए शुरू से स्पीड पकड़ लेते हो। बट लाल किताब अगर आप सीख रहे हो तो मैराथन है, ये लंबी रेस है। इसमें आपको धैर्य रख के अपनी मेहनत से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। तो इसमें धैर्य चाहिए। आप सोचोगे कि तुरंत आपने आज ज्वाइन किया और आपको लाल किताब आ जाए, तो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। एकदम इस वहम से आप बाहर रहिए। पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, और ये लंबी रेस है, इसमें धीरे धीरे आपको मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, और धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें को। घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। एंड यस, इस बहुत खतरनाक एक बीमारी है, मैं इसको बीमारी की तरह लेता हूँ, एक ही डिजीज है, और मोस्टली लोगों को मैं देखता हूँ इस डिजीज से वो ग्रसित हैं।
गलती उनकी नहीं है, गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम और शुरू से जिस पैटर्न में हम लोग को रखा गया है कि हर चीज के लिए हम लोग अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं। अगर आप लाल किताब सीख रहे हो तो बेसिकली लाल किताब मेनली पामिस्ट्री बेस्ड है और सबकी जो हाथ की रेखाएं किसी की एक की दूसरे से मैच नहीं करेगी। अगर फिंगरप्रिंट्स देख लोगे आप तो हर आदमी का फिंगरप्रिंट यूनिक है। व्हाट इट अप्लाइज दैट एवरीबडी इज यूनिक, हर आदमी यूनिक है। मतलब अगर आप जैसा दूसरा आदमी कोई इस दुनिया में नहीं है, यूनिक आप आदमी हो, आपका फिंगरप्रिंट यूनिक है, तो आप अपने को दूसरे से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? देखिए, चीजें सीखना है दूसरे लोगों से। जो लोग अच्छे हैं, जो जिन्होंने जिंदगी में काफी अचीव किया, उनसे चीजें सीखना है, बट तुलना नहीं करनी है। तुलना क्या होता है? तुलना जब करोगे आप, तुलना से देखिए, सीखना अलग चीज है, दूसरी चीज से चीजें सीखना अलग है, वो पॉजिटिव है। बट दूसरों से तुलना करना आपके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ला देता है, आपके अंदर डिप्रेशन ला देता है। तो दूसरे से तुलना नहीं करनी। जैसे आप पढ़ रहे हो, अरे वो लाल किताब तो बहुत उनको आता है, इनको बहुत कम आता है, उनको बहुत ज्यादा आता है, ये सब बिल्कुल तुलना नहीं करनी है। आपको अपना बेस्ट देना है। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, मतलब जो आप हो, आपको अपना बेस्ट बनना है। जो भी हो सकता है, इस दुनिया का बेस्ट लाल किताब एस्ट्रोलॉजर आप बनो, तो किसी और से, मुझे या फिर हमारे जो इंस्ट्रक्टर होंगे या फिर हमारे और बाकी इंस्ट्रक्टर्स हैं, ऐसा बनने का नहीं, उनसे भी अच्छा बनना है। यू हैव टू बी द बेस्ट। आप जो हो, आपका जो बेस्ट वर्जन हो सकता है, वाह, उस पे जाना है। अपने को किसी और से तुलना नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सीखना है, दूसरों से क्या करना है, सीखना है, बट कंपैरिजन नहीं करना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। दूसरों से कंपेयर मत करोगे, तो तुलना करोगे तो इंफीरियरिटी आपके अंदर आएगी, आपके अंदर स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन आएगा। दूसरों से सीखो और अपना बेस्ट बनो। आज आप जो है, कल अपना और अच्छा बनो। तो पिछले कुछ स्लाइड्स में मैंने आपको अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन बताई व्हाइल रीडिंग द बुक। अब जैसे मॉड्यूल 1 आप लोगों ने ज्वाइन किया है, तो इसमें भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं मेरी, कुछ एडवाइस है जो मैं आपको दूंगा। और जैसे आप मॉड्यूल 1 स्टार्ट कर रहे हो, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि क्लासेस आपकी शुरू हो गई हैं, वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। कुछ मेरी सलाह है जो आपको मानना चाहिए, दैट वुड हेल्प यू। अगर आप लोग मानोगे तो उस चीज को आपको मदद मिलेगी। जो सारे वीडियोस आपको मिले हैं उनको देखना है। उसमें एक, जैसे पहला वीडियो आपने देखा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स, आप लोग मॉड्यूल 1 में आए हो, उस वीडियो को देखो आप लोग। उससे आप लोगों को एक मिलेगा कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 क्या है। लेवल 2 तक आते आते आप प्रॉपर लाल किताबी, मतलब आज की डेट में आप लोग उपाय देना, लोगों को समझाना, लोगों की हेल्प करना सीख जाओगे। लेवल 3 थोड़ा इससे अलग है, तो लेवल 2 जब पहुंचोगे तो आप लेवल 3 की इंपॉर्टेंस समझ पाओगे। बट लेवल 2 तक आप पूरा प्रॉपर लाल किताबी बन जाओगे, उपाय दे सकते हो। तो कोर्स शुरू हो गया है, क्लासेस आप लोगों ने स्टार्ट की है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स जो है, एक बार उस वीडियो को प्रॉपरली अगर अभी तक नहीं देखा है, देन यू शुड गो एंड वॉच इट प्रॉपरली। उस वीडियो को देखो, इससे का आपको आइडिया मिलेगा और एक ओवरऑल व्यू मिलेगा, एक ऑब्जेक्टिव मिलेगी, क्यों हम कोर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और इसका प्रॉपर ऑब्जेक्टिव क्या है और इससे कैसे हमें बेनिफिट मिलेगा। सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि अगर स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। वो आपको एक आइडिया देगा कि लेवल 1 में 4 मॉड्यूल है, लेवल 2 में भी मॉड्यूल हैं। उस वीडियो में हमने डिस्क्लोज नहीं किया, बट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि उस लेवल 2 में भी 4 मॉड्यूल हैं, लेवल 3 में भी अपने डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। जब लेवल 2 में आप पहुंचोगे तो लेवल 3 की बात करेंगे। लेवल 1 में भी जानिए कि 4 मॉड्यूल्स हैं, लेवल 2 में भी 4 मॉड्यूल हैं और लेवल 1 का एक पहला मॉड्यूल है। तो उस हिसाब से ही चलना है आपको। हमने पूरे कोर्स को ऐसे डिवाइड किया है, लेवल्स में डिवाइड किया है, फिर मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, और हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो एक बार आप स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स देख लो, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि कैसे है स्ट्रक्चर, कैसे डिजाइन हुआ, कोर्स कैसे डिजाइन हुआ है, वो जरूरी है। दूसरा कि इस लाल किताब की जो जर्नी है उसमें आप स्टार्ट कर रहे हो,
पहुंचना आपको यहाँ पे है और यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हो। तो ऐसे हम लोग मॉड्यूल्स में, लेवल्स में, पूरी जो इस जर्नी को हम लोगों ने 3 लेवल में डिवाइड किया है और हर लेवल को मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। तो इस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग आप लोग कर रहे हो और स्टार्टिंग सही से सही डायरेक्शन में स्टार्ट होना है। मतलब अगर आप यहाँ पे डेविएट हो जाओगे, अगर 2 स्ट्रेट लाइन है, पार्डन माई, इस अगर जब आप बनाओगे, जैसे एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, 2 स्ट्रेट लाइन है, तो अगर शुरू में स्ट्रेट रहेंगी तो आगे जैसे बढ़ते जाएंगे और स्ट्रेट ही रहेंगी। लेकिन शुरू में अगर आपने थोड़ा तिरछा कर दिया तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तिरछा ही होता जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप शुरू कर रहे हो, शुरू से ही अच्छे बिहेवियर्स, अच्छी मतलब किताब को पढ़ने के लिए जो प्रैक्टिस मैंने बताई है उन प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना है। मतलब फालतू की लॉजिकल रीजनिंग उसमें नहीं डालनी है। किताब में जो लिखा है उसको समझने का प्रयास करना है, किताब के एक पॉइंट को समझना है, किताब की एक चीज को पढ़ना है, बार बार मेहनत करना है, अपने को स्मार्ट वर्क करना है, बट डजेंट मीन कि मेहनत नहीं करना है। तो ये सब छोटे छोटे बिहेवियर्स है जो आपके बिल्डअप होते जाएंगे। अगर आप अभी से आप उन चीजों को नेग्लेक्ट कर दोगे तो आप फिर आगे चल के और गलतियां आपकी रिपीट होती जाएंगी और आप में वो मिस्टेक हमेशा रहेगी। तो इस बात को ध्यान रखना कि स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां से धीरे धीरे जो किताब को लेके जो प्रैक्टिसेस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है और धीरे धीरे हम लोगों को आगे बढ़ना है। लेवल 1 मॉड्यूल 1, पूरी किताब को हम लोगों ने 3 लेवल में डिवाइड किया है। क्यों 3 लेवल में डिवाइड किया है, इसके पीछे रीजन होगा। तो हर चीज आपको लेवल 1 और मॉड्यूल 1 में नहीं होगी। लेवल 1 में हम लोग पूरी किताब को पढ़ेंगे, फिर लेवल 2 में एक बार इन पे आएंगे और डिस्कशन करेंगे, चीजों को करेंगे। जब लेवल 2 में आप पहुंच जाएंगे तो लेवल 3 आप समझ पाएंगे। तो लेवल 1 में 4 मॉड्यूल हैं, ऐसे ही लेवल 2 में भी मॉड्यूल हैं। क्यों मॉड्यूल में बनाए, ये सब चीजें जैसे जैसे आप कोर्स करते जाओगे तो चीजों को समझने लगोगे, चीजों को करोगे। प्रॉपर कोर्स स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो इस बात का ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स डेलिबरेटली हम लोग अभी आपको नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो धीरे धीरे अपने को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि हम लोग मॉड्यूल 1 कर रहे हैं अभी, लेवल 1 का। पूरी किताब हम लोग पढ़ेंगे, किताब को समझने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे, फिर उसको कैसे उपाय देना, क्या देना, अच्छी तरह उसको समझेंगे लेवल 2 में। फिर आज की डेट में कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं सब भी देखेंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, घबराना नहीं है। और देखिए सजेशंस आप लोग दीजिए, खूब सजेशन दीजिए, जितने सजेशंस आपके दिमाग में आते हैं दीजिए। बट आप ध्यान रखिएगा कुछ सजेशंस आपके तुरंत हम लोग इंप्लीमेंट कर लेते हैं, कुछ सजेशंस हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करते, कुछ सजेशंस बाद में इंप्लीमेंट करते। इसलिए कि जो हम लोगों ने कोर्स एक क्रिएट किया है, ऐसा नहीं कि हमने अटेंडम ऐसे एक दिन सो के उठे और कोर्स क्रिएट कर दिया। प्रॉपर इसके पीछे एक थिंकिंग है, कोर्स स्ट्रक्चर है, एक्सपर्ट एडवाइसेस हैं, लोगों से एक्सपर्ट एडवाइस लिए हैं कि कैसे कोर्स बनाया जाए, कैसे क्रिएट किया जाए। तब जाके हम लोगों ने कोर्स क्रिएट किया है। क्यों लेवल में क्रिएट किया है, क्यों मॉडल्स, ये सब सारी चीजें किससे एडवाइस ली है, खुद एक्सपीरियंस किया है, तो ये कोर्स बनाया है। कुछ चीजें आपको अच्छी लगेंगी, कुछ चीजें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। सो डेफिनेटली आपकी जो रिस्पॉन्सेज है, आपकी जो सजेशंस हैं, आप लिखिए। आप जो गूगल फॉर्म मिलते हैं उसमें अपना डालिए, लिखिए, जो आपके मन में आता है लिखिए। बट रिमेंबर कि कुछ चीजें हम लोग अडॉप्ट करेंगे आपके सजेशंस, कुछ चीजें नहीं, क्योंकि उसको प्रॉपर थॉट प्रोसेस के बाद ही हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और काफी सोच समझ के हम लोगों ने इस तरह का कोर्स डिजाइन किया है। एंड ये बार बार क्यों रिपीट रहा हूं, अगर बेस्ट बनना है आपको समय लगता है, इट वुड टेक टाइम, समय लगेगा पढ़ने के लिए, चीजों को करने के लिए। और अगर बेस्ट बनना है इस फील्ड में तो समय लगेगा। इट कैन नॉट हैपन दैट जस्ट इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स यू विल बी बेस्ट इन दिस, यू विल बिकम बेस्ट लाल किताब एस्ट्रोलॉजर। नहीं, इट वुड टेक टाइम, धीरे धीरे ही अच्छा बनोगे। और कोर्स हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में बेस्ट वर्ल्ड का बेस्ट कोर्स बने। सो डेफिनेटली इट वुड रिक्वायर्ड हार्ड वर्क। अब हम लोग बात करेंगे। पहले जो अभी तक जो आपने देखा, बेसिकली एक जनरल इंट्रोडक्शन कह लीजिए, कोर्स कैसे करना है, क्या बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, इसकी बात की। किताब को कैसे पढ़ना है इसकी बात की। किताब को पढ़ते वक्त मैंने क्या क्या कैसे वो रखा था, जो मेरे रिकमेंडेशन, जो मेरी सलाह आपको है कि कैसे किताब पढ़ना चाहिए। उसके बाद कुछ एडवाइस मैंने दिया कि आप लोग मॉड्यूल 1 आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने चाहिए।
तो अभी तक फिलहाल हम लोगों ने इन पॉइंट्स पे चर्चा की। अब थोड़ा लाल किताब के बारे में जानेंगे। तो इस जो हमारा इसमें हम लोग बात करेंगे कि लाल किताब की हिस्ट्री क्या है और जो इसके ट्रांसलेटेड वर्जन्स क्या हैं, इस पे बात करेंगे। बार बार मैं ट्रांसलिटरेटेड बोलता हूं, ये क्या है, इन सब सारी चीजों पे बात करेंगे। ये जो है आपका तीसरा, आई थिंक तीसरा मेन पॉइंट होगा, यहाँ 4 ना होगा, तीसरा होगा। तो शुरू करते हैं कि लाल किताब की हिस्ट्री, इतिहास क्या है लाल किताब का, और जो इसके ट्रांसलिटरेटेड वर्जन्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लाल किताब जब बात होती है, जब भी कोई बोले लाल किताब, तो लाल किताब के पांच वर्जन है, 5 वर्जन्स। 5 वर्जन मतलब पहली जो लाल किताब लिखी पंडित जी ने, पहली लाल किताब जो आई वो 1939 में आई, दूसरी 1940, तीसरी जो है 1941। नाम है जैसे एक 1930, मेरे हिसाब से जिस ईयर में आई वही उसको नाम दे दिया गया। सो लाल किताब 1939, लाल किताब 1940, लाल किताब 1941। ये किताब जो है काफी छोटी है, छोटी साइज में है। इसको गुटका भी काफी लोग बोलते हैं, जैसे गुटका इसका नाम भी आपको मिलेगा। काफी छोटी है, पोएम्स काव्य फॉर्म में पूरी किताब है। फिर आपकी लाल किताब 1942 और लाल किताब 1952। तो जो पहली किताब आई उसमें ये पामिस्ट्री बेस्ड विद्या है, मेनली पामिस्ट्री बेस्ड है, और उसके में केवल पामिस्ट्री के बारे में ही जानकारी थी। उसके बाद धीरे धीरे पंडित जी ने उसमें आप और भी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट भी ऐड किया, मीन्स और भी कॉन्सेप्ट्स को ऐड किया। यहां पे जो लाल किताब पंडित जी ने 1941 में लिखी जो, इसमें केवल काव्य फॉर्म में, मतलब पोयम फॉर्म में, केवल पामिस्ट्री इसमें बिल्कुल नहीं है। सो 1941 जब आप पढ़ोगे तो उसमें बिल्कुल कोई भी पामिस्ट्री की बात नहीं है, केवल जैसे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ, देखिए एस्ट्रोलॉजी तो हर चीज है, बट जैसे हस्तरेखा कह लीजिए, ज्योतिष में लाल किताब में हस्तरेखा और जो कियाफा है, जो आपकी जो शारीरिक स्ट्रक्चर, इन सब का काफी इंपॉर्टेंस है, आसपास की जो चीजें उनका भी इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। तो पंडित जी जो 1939 में लिखी थी पामिस्ट्री बेस्ड, फिर धीरे उसमें कुछ और भी ऐड किए। गुटका जो आई प्योरली उसमें कोई पामिस्ट्री की चर्चा नहीं है, काव्य फॉर्म में है, छोटी सी, बहुत छोटी सी किताब है। उसके बाद 1942 में भी कुछ चीजें किताब आई और उसमें दोनों भी इन्वॉल्व, मतलब पामिस्ट्री भी है और ऐसे नॉर्मल जो एस्ट्रोलॉजिकली लिखा गया उसको भी है। जो सबसे बड़ी किताब आई, बड़ी मतलब इन नंबर ऑफ पेजेस, आपकी आई 1952 लाल किताब। इसमें टोटल 1173 पेजेस हैं, टोटल 1173 पेजेस हैं इसमें। और ये पूरा एक सबसे बृहद, मान लीजिए इन जो पांचों किताबें हैं इसमें सबसे जो बड़ी किताब और पूरा एक तरह से ज्यादा हर चीज का समाहित है। तो इसी किताब को हम लोग पढ़ेंगे, इसी किताब को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लाल किताब 5। लाल किताब जब भी कोई बोले तो इसका मतलब ये होता है कि लाल किताब 5 वर्जन्स हैं, 1939, 1940, 1941, 42 और 1952। मोस्टली आप देखोगे तो इनके कंटेंट आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे। पामिस्ट्री और को हटा दो, पामिस्ट्री में भी लगभग कंटेंट आपके सेम मिलेंगे। इन किताबों में कंटेंट सेम है, कुछ कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, मतलब मुझे लगता है कि दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि और अच्छे वर्जन पंडित जिसमें चीजें जो और उसको सिंप्लीफाई और जो जितना कर सके। तो जो सबसे बेस्ट पंडित जी ने जो लिखा और जो पढ़ के समझ में आता है, जो मुझे समझ में आई कि सबसे अगर देखा जाए, अगर लाल किताब में सीखना है तो 1952 पढ़नी चाहिए और इससे शुरुआत करनी चाहिए। अगर इस पे आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी तो फिर बाकी ये सारी चीजें इसमें आपको 99% मिल जाएंगी। थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट्स होगा जो बाद में आप इस पे रेफर कर सकते हो, बट 1952 ही जो सबसे बृहद, सबसे जो लास्ट में निकली, सबसे लास्ट में जो पंडित जी ने लिखी वो है 1952। और सबसे बड़ी किताब, नंबर ऑफ पेजेस, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेजेस एंड कॉन्सेप्चुअल भी कह लीजिए, सबसे ज्यादा है और हमें इस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो इन नटसेल 5 किताबें हैं, 5 वर्जन्स हैं
और हम लोग 1952 पे फोकस करेंगे। 1952 पूरा बृहद एक किताब है, इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ज्यादा आप देखोगे दो किताबें लोग बात करते हैं। 1941 गुटका इसको बोलते हैं, काव्य फॉर्म में, कविता फॉर्म में है, पामिस्ट्री इसमें नहीं है और केवल एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। और 1952 कुछ लोग 1942 की भी बात करते हैं, बट हम लोग जो सीखने का प्रयास करेंगे मेनली 1952। अब लाल किताब को लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है, बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो एक स्टोरीज तो काफी मैंने सुनी, लोग बोलते हैं जिन टीचर्स के पढ़ने जाएंगे तो कुछ टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि पंडित जी हिमाचल में पोस्टेड थे, तो वहां पे कोई सोल्जर था और वहां का एक स्टोरी बहुत कॉमन है। तो हिमाचल, उसमें क्या क्या पॉइंट्स है आता है कि पंडित जी हिमाचल की बात है। कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, जैसे लोग काफी सारे टीचर्स आपको बोलेंगे कि हिमाचल की बात है। हिमाचल में एक सोल्जर था और क्या कहते हैं, वहां का जो एक कोई लोकल व्यक्ति था, उसने सोल्जर्स की कुछ ऐसी बातें प्रिडिक्ट की जो कि सोल्जर हैरान हो गया कि कैसे, किस विद्या से, बिना कुछ जाने मेरे बारे में यह व्यक्ति इतना कुछ बता दे रहा है, कौन सी नॉलेज इसके पास है। कुछ चीजें इसने पूछी और ये है लाल किताब में। वैसे कियाफा और इन चीजों को आप उसके रिलेटिव्स के बारे में, किसी व्यक्ति के रिलेटिव जान के आप प्रिडिक्ट कर सकते हो चीजों को। तो वैसे ही एक ब्रिटिश सोल्जर था जिसके बारे में किसी लोकेलाइट ने काफी चीजें बता दी, कुछ उसके आसपास की चीजों से, उसकी रिलेशंस की बातों से, कुछ उसके फिजिकल स्ट्रक्चर से। तो ये व्यक्ति जो है, इसने पंडित जी को फिर क्या कहते हैं, उस किताब को लिखने को, मतलब उसके जो नोट्स थे, इस व्यक्ति के जो नोट्स थे, पंडित जी को बोला ट्रांसलेट करो, और तो पंडित जी ने लाल किताब लिखी। एक ये ऐसी स्टोरी है, बट ये स्टोरी मुझे डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि अगर ब्रिटिश सोल्जर अगर है तो ब्रिटिश सोल्जर उर्दू में क्यों ट्रांसलेटरेट करवाएगा? अगर ब्रिटिश सोल्जर है तो फिर उसको उर्दू में क्यों लिखवाएगा? वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेटेड करवाएगा। तो लोग बोलते हैं, कुछ टीचर्स ऐसा आपको बोलते हैं, मैंने जिन टीचर्स से सीखा, कुछ टीचर्स में ऐसे बोलते हैं कि ये हिमाचल में विद्या थी और हिमाचल में एक ब्रिटिश सोल्जर था जिसने, लोकल कोई व्यक्ति था, उसके नोट्स थे और उसने पंडित जी पढ़े लिखे थे, तो पंडित जी को इसको लिखने के लिए बोला। ये ऐसा लोग बोलते हैं, बट मुझे बात डाइजेस्ट क्यों नहीं होती, क्योंकि उर्दू में क्यों बोलेंगे? अगर ब्रिटिश सोल्जर था तो इंग्लिश में बोलेंगे। तो मिथ है कि क्या है, बट मेरा अपना पर्सनल व्यू कि मुझे इस बात में पूरा मतलब विश्वास नहीं है। तो आपको वन टाइप ऑफ पीपल ऐसे मतलब बोलते हैं। एक स्टोरी तो ये चलती है कि हिमाचल की ये विद्या है, हिमाचल में लोकली लोग उसको जानते थे और वहां पे एक ब्रिटिश सोल्जर ने पंडित जी को इंस्ट्रक्ट किया कि इसको आप लिखिए, और पंडित जी ने लिखा। बट अगर ब्रिटिश सोल्जर ने किया तो उर्दू में क्यों लिखवाएगा? तो एक चीज तो ये स्टोरी हो गई। दूसरी स्टोरी ये है कि लोग बोलते हैं कि ये गैबी ताकत थी जो पंडित जी को सपने में आती थी और पंडित जी को करती थी। पंडित जी फिर एक किताब लिखे, पंडित जी किताब लिखे, कोई गैबी ताकत की मदद उनको मिलती थी और फिर पंडित जी ने किताब लिखी। दूसरी स्टोरी ये है। तो दो मेनली आपको इसमें स्टोरी मिलेंगी, दो टाइप के व्यूज मिलेंगे कह लीजिए। एक टाइप तो कि ब्रिटिश सोल्जर ने, या हिमाचल की विद्या है वही किसी ब्रिटिश सोल्जर ने पंडित जी को इंस्ट्रक्ट किया और पंडित जी ने किताब लिखी। दूसरी एक जो व्यू ये है कि पंडित जी को गैबी ताकत मदद देती थी और पंडित जी ने किताब लिखी। ब्रिटिश सोल्जर वाली बात मुझे डाइजेस्ट इसलिए नहीं होती कि अगर ब्रिटिश सोल्जर है तो इंग्लिश में लिखवाएगा, उसे अगर अपने लिए चाहिए तो इंग्लिश में लिखवाएगा, उर्दू में क्यों लिखवाएगा? दूसरी चीज, जब किताब को आप पढ़ते हो तो एक तो चीज कंफर्म हो जाती है कि देयर आर थिंग्स विच आर, मतलब नॉर्मल थिंकिंग से हम उन चीजों को कॉम्प्रिहेंड, उन चीजों को समझ नहीं कर सकते। जब तक कोई गैबी विद्या आपको सपोर्ट ना करे, आप वो चीज, उसमें कुछ चीजें कर नहीं सकते। कुछ चीजें आप वो जिसमें दी हुई हैं, जैसे कहीं कहीं ऐसे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी लॉजिकली आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, बट उसमें लिखा हुआ कि अगर ये चीज है तो ये चीज होगी, और प्रैक्टिकली जब उसको लाइफ में आप देखोगे तो एग्जैक्टली वो चीज हो रही है। समझने वाली बात है, लॉजिकली आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, बट इस किताब में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं हो सकते, बट उसमें जो लिखा है कि अगर
ऐसा होगा तो ये होगा, 100% वो चीज आपको मिलती है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि गैबी ताकत, तो बिना गैबी ताकत की मदद से किताब नहीं लिखी जा सकती। इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स, ऐसी ऐसी बातें हैं और ऐसे ऐसे जो सिम्टम्स और जो चीजें दी हुई हैं विच इज टोटली अनबिलीवेबल। मतलब आप लॉजिकली कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे, बट अगर रियल लाइफ में लोगों से जब आप बात करते हो, लोग उसको, उस रूल्स को, रेगुलेशंस को जब आप अप्लाई करते हो, तो आपको हूबहू चीजें वो मिलती हैं। तो बिना गैबी ताकत के सपोर्ट की किताब नहीं लिखी जा सकती। तो मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि पंडित जी को गैबी ताकत की सपोर्ट होगी और किताब जो है पंडित जी ने लिखी। अब कुछ लोग बोलते हैं अगर पंडित जी ने किताब लिखी तो पंडित जी एज ए राइटर, जो किताब है उसमें पंडित जी का नाम नहीं है, एज ए राइटर पंडित जी का नाम नहीं है। पंडित जी के कोई कजन थे, पंडित जी के कोई रिलेटिव हैं, जो उनकी फोटो उसमें किताब में लगी है, जो ओरिजिनल बुक है, एज ए राइटर ही नहीं है। तो देखिए, किताब किसने लिखी उसमें ज्यादा अपना टाइम हमें नहीं बर्बाद करना है। मेरा अपना मानना है कि मैंने माना, जो उस टाइम के लोग हैं जो पर्सनली पंडित जी से जाके मिले, उनसे अपनी कुंडलियां दिखाए हैं, बातें की हैं, तो उन लोगों का भी यही कहना है कि किताब पंडित जी ने लिखी और पंडित जी ने उस पर कुछ चीजें भी बताई हैं। तो हम मान के चलेंगे कि पंडित जी ने किताब लिखी है और एक रेस्पेक्ट, क्योंकि किताब उनकी वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से उन्होंने कजन को इंस्ट्रक्ट किया है, कजन के नाम पे लिखवाया, क्योंकि वो ब्रिटिश में काम, क्योंकि वो उस टाइम में जॉब करते थे, खुद की अपनी किताब लिखना ना लिखना है, पॉसिबल हो ना पॉसिबल हो, क्या कॉम्प्लिकेशंस थी, वी मे नॉट नो एंड वी डू नॉट नो, वी आर गेसिंग कि क्यों ऐसा किया, क्या किया। बट जो ओवरऑल समझ में आया कि पंडित जी की मदद से किताब आई, पंडित जी ने लिखी, अपने कजन के थ्रू इसको प्रिंट करवाई, जो भी इनका काफी योगदान है। सो वी शुड रेस्पेक्ट हिम एंड एज ए गुरु पंडित जी को लेके चलना है। हम लोग इस स्टोरी की बात जानने के लिए हमने आपको बताई, एक गैबी ताकत वाली बात भी आपको जानने के लिए बताई। अभी हम लोग ये मान के चलेंगे कि किताब पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी है और हम लोग एज ए क्रेडिट, एज ए गुरु जी, एज ए रिस्पेक्ट पंडित जी को गुरु जी मान के चलेंगे और इस किताब को पढ़ने का बात करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना है, जब भी मैं गुरु जी बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी फोटो लगा लो, सुबह शाम आरती करो, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, ऐसा कुछ नहीं है। आप रिस्पेक्ट दो, किताब को सामने रखो, किताब को पढ़ना है, किताब को, उसमें आपको मेहनत लगानी है, आरती करना नहीं है और ना ही पूजा पाठ करनी है उस किताब को लेके। आपकी जो धर्म है उसकी आस्था रखिए, बट एक रिस्पेक्ट लेके, गुरु लेके किताब को पढ़ना है, किताब को मेहनत करना है। सो मेनली 2 स्टोरीज हैं, एक तो आपकी ये ब्रिटिश हिमाचल वाली और एक आपकी ये गैबी ताकत वाली। क्या सच्चाई है, क्या 100% सच्चाई है कि नहीं, नहीं मालूम। हम लोग, मैंने अपने लिए अपने हिसाब से पंडित रूपचंद जोशी जी को गुरु माना और किताब को पढ़ना शुरू किया। सो आई वुड रिकमेंड यू शुड ऑल्सो डू दैट। अब एक क्वेश्चन ये भी बार बार कुछ लोग के दिमाग में आया, कौन सी किताब पढ़ें। 5 वर्जन हमारे पास, 1939, 1940, 1941, 1942 और 1952, 5 वर्जन है। हम लोग जो पढ़ेंगे वो लाल किताब 1952 ही पढ़ेंगे। जब भी हम लोग बात करेंगे इसी पे फोकस करेंगे, इसी की बात करेंगे। जब भी लाल किताब मैं बोलता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 1952। अभी आपको समझाने के लिए इस चीज को क्लैरिटी दे दे रहा हूं कि आगे जब भी लाल किताब बोले, लाल किताब बोले कि लाल किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग लाल किताब 1952 की बात करेंगे। बार बार बोलना लाल किताब 1952 न करके, वी विल टॉक अबाउट लाल किताब। जब भी लाल किताब बोले तो आपको ये समझना है कि हम लोग लाल किताब 1952 की ही बात कर रहे हैं। तो कौन सी किताब हम लोग पढ़ेंगे? लाल किताब 1952 वाली पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, अगर पांचों में देखा जाए, जो पांचों किताबें हमारे पास हैं, पांचों को मैंने पढ़ने का प्रयास किया, पांचों को मैं पढ़ने का प्रयास किया। मुझे जो लगा कि जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है और सबसे ज्यादा हर चीज उसमें इन्वॉल्व है, वो है आपकी लाल किताब 1952। तो इसीलिए लाल किताब 1952 हम लोग पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काफी डिटेल में जो पांचों किताबें, उनमें सबसे ज्यादा डिटेल में और चीजों को इन्वॉल्व किया गया है, वो है लाल किताब 1952। इसलिए हम लोग 1952 पढ़ रहे हैं और 1952 पे ही हम लोग फोकस करेंगे।
तो हम लोग कौन सी किताब पढ़ेंगे? 1952 की लाल किताब पढ़ेंगे, और जो कि 1173 पेजेज हैं। जो ओरिजिनल लाल किताब है उसमें 1173 पेजेज हैं। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जो पांचों किताबें हैं उनमें जो सबसे बृहद बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो लाल किताब 1952 है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं। बार बार मैं ट्रांसलिटेटेड वर्ड यूज करता हूं, तो इसको जरा समझना है थोड़ा डिटेल में कि है क्या, और काफी ये यूज होगा। इसका मतलब आपको आना चाहिए, समझना इसको है कि क्या है। दो वर्ड है, एक तो ट्रांसलिटरेशन और दूसरा ट्रांसलेशन। कोई भी आज की डेट में अगर कोई आपसे बोलता है उसने लाल किताब लिखी है, तो वो झूठ बोल रहा है, या फिर हो सकता है उस स्टेटमेंट का मतलब उन्हें ना मालूम हो। लाल किताब पंडित जी ने, जो ओरिजिनल लाल किताब है पंडित जी ने लिखी है। लोगों ने क्या किया है, उसको या तो ट्रांसलिटरेट किया है या ट्रांसलेट किया है। लाल किताब किसने लिखी है? पंडित जी ने लिखी है। कौन कौन से वर्जन है? 1939, 1940, 1942, इसमें आप 1941 ले लीजिए, और फिर 1952। आपके 5 वर्जन है। 1941 को कुछ लोग गुटका बोलते हैं। ये पंडित रूपचंद जोशी जी की किताब लिखी हुई है। लोगों ने इसको या तो ट्रांसलिटरेट किया है या ट्रांसलेट किया है। तो जैसे लोग बोलते हैं कि लाल किताब किसी राइटर ने लिखी है, नहीं, लाल किताब का या तो उन्होंने ट्रांसलिटरेट किया होगा और ट्रांसलेट। कोई लाल किताब नहीं लिखा है। लाल किताब पंडित जी रूपचंद जोशी जी ने लिखी हुई है, और उसके 5 वर्जन है। इन 5 वर्जन के मार्केट में आपको ट्रांसलिटरेट वर्जन और ट्रांसलेट वर्जन मिलेंगे, जो कि लोगों ने लिया है। क्या उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंस है, काम किया। ट्रांसलिटरेट और ट्रांसलेट अपने आप में काम है, बट किताब पंडित जी ने लिखी है। उसको ट्रांसलिटरेट और ट्रांसलेट आज की टेक्नोलॉजी में, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट हम लोग समझेंगे कि ट्रांसलिटरेट और ट्रांसलेट का मतलब क्या है। ट्रांसलिटरेट जो मतलब होता है, अगर कोई एक लैंग्वेज में कोई किताब लिखी हुई है, जैसे कि मैं मान लीजिए हिंदी में मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हिंदी में मैंने कहा कि आप बैठिए। मैंने मान लीजिए आपसे बोला आप बैठिए। ये किस चीज में है? हिंदी में। किस लैंग्वेज में है? हिंदी में। किस लैंग्वेज में है? हिंदी में। मैंने बोला आप बैठिए, तो मैंने आपसे बोला हिंदी में और इसको लिखा हिंदी में। अब इसी को अगर किसी से बोला जाए ट्रांसलिटरेट करना इंग्लिश में, मैंने बोला हिंदी में, यहां लिख लेते हैं। जैसे मैंने एक शब्द कहा, आप, एक सेंटेंस कहा, आप बैठिए, हिंदी में। अब क्या है कि जो इंग्लिश में लोग पढ़ते हैं, जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी है, वो इस चीज को नहीं पढ़ पाएंगे। तो किसी ने बोला कि इस चीज को ट्रांसलिटरेट कर देंगे इंग्लिश में, ट्रांसलिटरेट करेंगे इंग्लिश में, ट्रांसलिटरेट। तो उन्होंने क्या किया, आप बैठिए लिख दिया। तो ये क्या हुआ? ट्रांसलिटरेट क्या हुआ? ट्रांसलिटरेट हुआ। हिंदी में था आप बैठिए, इंग्लिश में भी उन्होंने लिखा आप बैठिए, लेकिन यहां पे हिंदी में लिखा था और यहां पे उन्होंने इंग्लिश में लिखा है। इससे क्या होगा, जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ना आता है वो लोग इसको इंग्लिश में पढ़ सकेंगे। क्या इंग्लिश के रूल्स लगे? नहीं। केवल क्या हुआ कि जो हिंदी में लिखा था, इसको इंग्लिश के रूल्स केवल उस चीज के लिए लगे कि इसको इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए गए, जिससे जिसको इंग्लिश आती है वो इसको पढ़ सके। तो ऐसे ही जो लाल किताब लिखी गई है वो लिखी गई है उर्दू में, बट आज की डेट में हम लोग हिंदी
ज्यादा लोग पढ़ते हैं, तो और हिंदी राइटर्स आगे चल के लोग इंग्लिश में भी ट्रांसलिटरेट कर सकते हैं या फिर किसी और लैंग्वेज में लोग ट्रांसलिटरेट कर सकते हैं। आप में से कोई अगर अच्छा आगे इसको सीख ले तो फिर इसको अपने किसी लैंग्वेज में ट्रांसलिटरेट कर सकता है। तो उस टाइम पे पंडित जी ने जो किताब लाल किताब लिखी उर्दू में, उसको लोगों ने ट्रांसलिटरेट किया हिंदी में। तो आप बैठिए को इंग्लिश में ट्रांसलिटरेट किया, आप बैठिए, वैसे ही उर्दू जो किताब उर्दू में लिखी थी उसको ट्रांसलिटरेट किया लाल किताब हिंदी में। मतलब जिसको हिंदी पढ़नी आती है, बहुत सारे लोग हैं जिनको उर्दू नहीं आती थी, उर्दू नहीं आती है, तो उन लोगों के लिए आसान हो गया हिंदी पढ़ने के लिए, हिंदी में उस किताब को पढ़ने के लिए। अब समझ लेते हैं ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है। अब यही वर्ड ले लेते हैं, आप बैठिए। आप बैठिए जो है हिंदी में है, अब इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, तो क्या ट्रांसलेट किया, यू सिट। ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। आप बैठिए को यहां पे हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलिटरेट किया था, तो आप बैठिए लिखा था, बट इंग्लिश अल्फाबेट को यूज करके लिखा, जिससे जिसको इंग्लिश आती है वो पढ़ सके इसको। यहां पे आप बैठिए का ट्रांसलेशन किया, ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, यू सिट। ठीक है। अब मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि ट्रांसलिटरेट ही पढ़ना है, ट्रांसलेट नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ट्रांसलिटरेट में जो ओरिजिनल चीज है उसके चांसेस ओरिजिनलिटी मेंटेन रहने के ज्यादा हैं। जैसे यहां पे देखिए, अगर हिंदी में आप बैठिए तो इंग्लिश में भी आप बैठिए लिखा है। मे बी स्पेलिंग कोई आपकी ऐसे लिख दे या स्पेलिंग में कुछ और लिख दे, तो स्पेलिंग मिस्टेक से थोड़ी इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट चांसेस है कि आप बैठिए का आपको आप बैठिए मिलेगा। सो आप ये कह सकते हैं कि एक्यूरेसी और जो ओरिजिनलिटी है इसमें मेंटेन है। इसमें भी गलतियां हो सकती हैं, ट्रांसलिटरेट करते समय इंग्लिश में आप बैठिए को कोई दूसरी स्टाइल से लिख सकता है, कोई दूसरे स्टाइल से लिख सकता है, और एक वर्ड की इधर उधर होने से चीजें बदल सकती हैं, बट इसमें काफी हद तक चीजें सही हैं। अब किसी ने मान लीजिए ट्रांसलेट किया, तो हिंदी में आप बैठिए का इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या होगा, यू सिट। बट आप देखोगे यहां पे यू आपके लिए यूज हो रहा है कि तुम के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि इंग्लिश में तुम के लिए भी यूज होता है यू और आपके लिए भी यूज होता है यू। तो ये डिफ्रेंशिएट करना कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि ट्रांसलेट जब करते हैं, ट्रांसलेशन जब करते हैं, तो उसमें जो ओरिजिनलिटी है उसकी जो इंपॉर्टेंस है, ओरिजिनल मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। समझ में आ रही बात? ट्रांसलिटरेट मतलब जो केवल भाषा को वर्ड अल्फाबेट यूज किया, हिंदी में थी उसको इंग्लिश में बनाया, बट उसके वर्ड कंस्ट्रक्ट में, उसके वोकैब में कोई अंतर नहीं किया। यहां पे आप तो ट्रांसलिटरेट में भी आप ही लिखा है, यहां पे बैठिए तो ट्रांसलिटरेट में भी आप ही लिखा, केवल डिफरेंस क्या हुई, यहां हिंदी में थी उसको इंग्लिश में कर दिया। ऐसे ही पंडित जी की जो लाल किताब की उर्दू की किताब है, तो जो लोगों ने ट्रांसलिटरेट किया है उन्होंने क्या किया, किताब एज हूबहू वैसी ही लिखी, केवल उसको हिंदी में ट्रांसलिटरेट किया। कुछ लोगों ने ट्रांसलेट किया, मतलब जैसे आप बैठिए यहां पे यू सिट, तो इसमें क्या दिक्कत होती है कि यू आपके लिए भी यूज होगा, यू तुम के लिए भी यूज होगा। अब हम लोग अगर ट्रांसलेट वर्जन पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए कठिन हो जाता है समझना कि ये आपके लिए यूज हो रहा है कि तुम के लिए यूज हो रहा है। इसीलिए लाल किताब के जो ट्रांसलेशंस हैं उसको मैं रिकमेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी मीनिंग चेंज होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए जब भी मैं बात करूंगा ट्रांसलिटरेटेड वर्जन की बात करूंगा।
ट्रांसलिटरेटेड वर्जन में जो पंडित जी ने किताब लिखी है वो किताब काफी हद तक हूबहू मिलेगी। क्या वो एग्जैक्टली वही किताब है? नहीं, उसमें भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, स्पेलिंग्स, कॉमा और बाकी चीजें मिस्टेक हो सकती हैं, बट आई थिंक कि वो ज्यादा समझने के लिए और ज्यादा सीखने के लिए अच्छी हैं। तो इसलिए जब भी हम लोग बात करेंगे ट्रांसलिटरेटेड वर्जन की बात करेंगे, कौन कौन से ट्रांसलिटरेटेड वर्जन मार्केट में है, क्या है, कैसे है, सब अभी हम लोग बात करेंगे। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा? ट्रांसलिटरेटेड और ट्रांसलेशन। किसने लाल किताब लिखी? पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी, किसी के माध्यम से प्रिंट करवाया। हम लोग अपने समझने के लिए पंडित रूपचंद जोशी जी को मानेंगे। आज की डेट में किसी ने लाल किताब लिखी है? नहीं, लाल किताब का ट्रांसलिटरेटेड वर्जन लिखा है। लाल किताब तो पंडित जी ने लिखी है, लोगों ने उसको ट्रांसलिटरेट किया है या ट्रांसलेट किया है। हम लोग ट्रांसलेट नहीं पढ़ेंगे, ट्रांसलिटरेट पढ़ेंगे। क्यों ट्रांसलिटरेटेड वर्जन पढ़ेंगे? क्योंकि इसमें ओरिजिनलिटी के मेंटेन रहने की ज्यादा चांसेस हैं, जबकि ट्रांसलेशन में हो सकता है उसकी लैंग्वेज, क्योंकि जो व्यक्ति ट्रांसलेट करेगा उसकी नॉलेज के अनुसार या आप या तुम बदल सकता है। किसी के लिए आप हो सकता है, किसी के लिए तुम हो सकता है। बट ट्रांसलिटरेट वर्जन में आप सबके लिए आप है, बैठिए, सबके लिए बैठिए। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं, बट आप वर्ड तो आप वर्ड है, इसलिए हम लोग ट्रांसलिटरेटेड वर्जन करेंगे। आप ऑक्सफोर्ड में या फिर किसी डिक्शनरी में आप इसका मीनिंग देख सकते हैं, और देखना भी चाहिए। जो वर्ड न समझ में आए उनकी देखना भी चाहिए। ये बार बार मैं काफी यूज करता हूं और काफी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं यूज करता हूं कि ये हो ट्रांसलिटरेटेड क्या है और ट्रांसलेशन क्या है। हम लोग ट्रांसलिटरेटेड वर्जन ही प्रयोग में लाएंगे। अब किस राइटर की किताब हम लोग पढ़ेंगे? ट्रांसलिटरेटेड, एक तो क्लियर होगा कि हम लोग ट्रांसलिटरेटेड वर्जन ही पढ़ेंगे। एक तो क्लियर होगा ट्रांसलिटरेटेड वर्जन ही पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए पढ़िए, आप पढ़ने के लिए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, रेफर कीजिए, काफी सारी लोगों की हैं ट्रांसलेशंस, पढ़िए, आप समझने के लिए पढ़िए। बट फाइनल रेफरेंस एक ट्रांसलिटरेटेड वर्जन को लेके चलना है, इसको रेफरेंस लेके रखिए। उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं डेविएशन हो रही है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप इसको ट्रांसलिटरेटेड वर्जन को रखना है अपने सामने। ट्रांसलेशन जो भी पढ़ना है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, बट इसको अपने सामने आपको रखना है, इसको फॉलो करना है। मेनली 3 किताबें जो मुझे मिली आज तक, मैंने जो जितनी भी किताबें देखी, इसमें 3 किताबें मिली जो कि ट्रांसलिटरेटेड वर्जन है। एक तो काफी पॉपुलर है, वो बेनी माधव गोस्वामी जी की है। बेनी माधव जी की जो किताब है वो है ट्रांसलिटरेटेड वर्जन। दूसरी मुझे मिली विनीत नागपाल जी की, और तीसरी जो है वो है पंडित उमेश शर्मा जी की। कुछ हद तक है, मीन्स ये भी आप इसको मैं लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन, बट इसको भी ट्रांसलिटरेशन वाले ही कैटेगरी में रखूंगा। बेनी माधव गोस्वामी जी में पेज नंबर एग्जैक्टली हूबहू वैसे ही हैं। विनीत नागपाल जी में भी उन्होंने पेज नंबर वैसे ही दिए हुए हैं, और पंडित उमेश जी में पेज नंबर अलग अलग हो गए। सो अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी किताब है, बेनी माधव जी की है कोई तो बहुत अच्छी बात, विनीत नागपाल जी की है तो भी अच्छी बात, और उमेश जी की है तो भी अच्छी बात। उमेश जी की एक किताब है जो कि पूरी 1952 को लेके है, पार्ट 1 पार्ट 2, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी काफी सारी इनकी किताबें हैं, बट जो लाल किताब 1952 एक है उसकी मैं बातें कर रहा हूँ। तो इसमें पेज नंबर का डिफरेंशिएट हो जाता है, इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जब भी पेज नंबर को मैं रेफर करता हूं तो बेनी माधव गोस्वामी जी वाली किताब और आप विनीत नागपाल जी वाली किताब को लेंगे। ये किताब आपको अमेजॉन पे मिल जाएगी, आपको चाहो तो खरीद सकते हो। अगर नहीं खरीदना चाहते तो आप विनीत नागपाल जी किताब ले सकते हो। ये ऑनलाइन आपको फ्रीली आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो मिल जाएगा, वरना हम लोग गूगल ड्राइव जो है, हमारी गूगल ड्राइव जो आपके साथ शेयर की जाएगी, उसमें इनकी किताब मैंने अपलोड की है। उसमें कुछ एडिट किए हैं, काफी सारे लिंक जो हैं इनकी किताब में मीन्स यूज मतलब अनयूज्ड लिंक थे, काफी सारे लिंक थे जो कि उसमें
उन साइट्स को मैंने चेक करने का प्रयास किया, विनीत नागपाल जी को कांटेक्ट करने का प्रयास किया, कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो इनकी किताब है, उसको उसकी एडिट थोड़ा उसमें कुछ एडिटिंग की, एडिटिंग मतलब काफ़ी सारे जो लिंक है उसको हटाने का प्रयास किया है। वो आप गूगल ड्राइव से या चाहो तो ले सकते हो, या फिर आपको इंटरनेट पे विनीत नागपाल जी की किताब मिल जाएगी, उसको भी आप रेफर करो। इसमें बहुत अंतर नहीं है, कुछ वर्ड्स में कहीं लिखने में मिसप्रिंटिंग हो या फिर ऐसी हो, वैसे ही आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। एज ए बुक कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहो तो विनी माधव जी की खरीद लो, या फिर खरीदने की भी जरूरत नहीं है, विनीत नागपाल जी की ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो गूगल ड्राइव में हम लोगों ने डाली है, आप उसको लेके आप उसको पढ़िए। वो किताब हमारी नहीं है, क्रेडिट गोज टू विनीत नागपाल जी की। उसमें हमने एडिटिंग की है, एडिटिंग क्या, जो उसके लिंक सही नहीं है या फिर ऐसी कोई दिक्कतें हैं उसको एडिट करने का प्रयास किया है। तो ये है, तो हम लोग ट्रांसलिटरेटेड वर्जन ही पढ़ेंगे। आप चाहो तो विनीत नागपाल जी की ऑनलाइन ले लो या विनी माधव जी की ले लो, उसमें जो पेज नंबर है एग्जैक्टली वही रेफर होगा। उमेश जी की भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें पेज नंबर का आपको वेरिएशन आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे पेज नंबर है वो यहाँ पे क्या हुआ है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं क्या आगे है। हाँ, और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस डाउट हो आपको तो आप बेझिझक, गूगल फॉर्म है। गूगल फॉर्म कैसे आपको मालूम चलेगा, आपके साथ एक गूगल शीट शेयर की गई है। आप क्या करना है, गूगल प्ले पे जाके आपको गूगल शीट डाउनलोड करना है, वहां पे आपको एक शीट मिलेगी। तो जब शीट ओपन करोगे उसमें आपको वीडियोस जो हैं, जैसे आपका वीडियोस किस तारीख को, कितने कितने टाइम का और उसका क्या टॉपिक है, सब उसमें दिया हुआ है। उसी वीडियोस के ठीक सामने गूगल फॉर्म दिया हुआ है, मतलब एक लिंक है। जैसे एक शीट होती है, गूगल शीट जब आप ओपन करोगे उसमें एक शीट होती है, तो उसमें ऐसे कई सारे आपके कॉलम्स होते हैं और फिर ऐसे ही कई सारे रोज होते हैं। तो उसी रोज में वीडियोस की डिटेलिंग दी हुई है और आगे चल के एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उस लिंक में आप लिख दीजिए, वो हमारे पास पहुंच जाएगी, हमारी टीम के पास पहुंच जाएगी और उसको समराइज करके हम लोग वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे वो बार बार आगे आने वाले टाइम में भी लोगों को बेनिफिट हो सके। कोई भी क्वेश्चंस हो, हर वीडियोस के सामने आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आप उस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप डाल सकते हैं। तो आज की ये पहली क्लास रही, एक इंट्रोडक्शन है, बहुत ही बेसिक क्लास रही। एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या आज हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या समझा। तो आज एक इंट्रोडक्शन क्लास है, एक इंट्रोडक्टरी आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है कि कैसे चलना है इस कोर्स को लेके, कैसे सीखना है, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कैसे बढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको दिया गया है। तो बेसिकली 3 मुद्दों पे, 3 चीज़ों पे बात की, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको बताई और दूसरे में मेरे रिकमेंडेशंस, मैंने जो मेरी सलाह आपको किताब पढ़ते समय क्या ध्यान रखना चाहिए और इस बात का ध्यान रखें कि आप मॉडल 1 में हैं। और फिर बात की हमने लाल किताब की हिस्ट्री के बारे में, थोड़ी उसकी जो मिथ है और उसके ट्रांसलिटरेटेड वर्जन के बारे में। सो इन 3 पॉइंट्स पे हमने आज टच किया, आज की क्लास में बातें की, जनरल इंस्ट्रक्शंस, हमारे रिकमेंडेशंस और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लाल किताब और इसके ट्रांसलेटेड वर्जन्स। इंस्ट्रक्शंस में कुछ जो बातें हुई हैं आप देख लीजिए, जो भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, आप लोग जो है उसको गूगल शीट में इस वीडियो के ठीक सामने जो फॉर्म होगा उसमें आप लिख दीजिए और वो फॉर्म के थ्रू आपके क्वेश्चंस हमारे पास पहुंच जाएंगे और उस पर हम लोग एक वीडियो बना के आपको सबके लिए डाल देंगे, जिससे सब लोग देख सके और समझ सके। तो ये रहा आज की क्लास, आज की पहली क्लास। और धीरे धीरे आगे बढ़ना है, घबराना नहीं है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाना है और चीजें सीखेंगे, बिल्कुल लाल किताब सीखेंगे, पूरी लाल किताब सीखेंगे और एकदम बेस्ट बनना है। बार बार इस बात का ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्लास मीन्स इसमें बेस्ट प्रोफेशन, आपको मतलब बेस्ट प्रोफेशनल बनना है। एक पॉइंट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, आज आप लोगों की पहली क्लास है तो एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अपनी लाइफ में। एक पर्सनल एक्सपीरियंस
अपनी लाइफ का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरी अगर स्कूलिंग जो हुई सैनिक स्कूल से हुई, जो कि अपने टाइम में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल कह लीजिए है, और बहुत ही कॉम्पिटिटिव है होता है यहाँ एडमिशन पाना। तो प्रभु की कृपा कहिए और मेहनत कीजिए, मुझे यहाँ एडमिशन मिला। उसके बाद मैंने बीटेक की। फिर जो है मेरी ऑल इंडिया रैंक गेट में जो है 22वीं रही। उसके बाद मैंने PGDI किया, आपका निटी एक बॉम्बे इंस्टीट्यूट है। उसके बाद से मेरे कई सारे राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए और चीज हुई, फिर मुझे कंपनी में प्लेसमेंट मिला, मतलब जॉब मिली। उसके बाद 6 महीने की मेरी काफी टफ ट्रेनिंग हुई उस कंपनी में। उसके बाद से जो है फिर कई सारे कंट्री के हेड आए, जो इंटरव्यू फाइनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद उस कंपनी में मेरा फाइनल कॉन्फर्मेशन हुआ। और वो कंपनी दुनिया की एक अच्छी कंपनी, काफी अच्छी कंपनी है। दे पेड अस वेरी वेल। तो ये चीज आपके साथ शेयर करने का क्या मतलब है, क्यों मैं शेयर कर रहा हूं? अच्छी स्कूल से पढ़ाई की, मतलब अच्छे स्कूल, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि वो काफी ऐसा स्कूल है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि काफी मेहनत करना पड़ा वहां। फिर बीटेक किया, फिर अच्छी रैंक आई, फिर यहाँ पे पढ़ाई की, फिर जाके प्लेसमेंट हुई। प्लेसमेंट में जम के फिर ट्रेनिंग कराई उन लोगों ने, कंपनी वालों ने। फिर जाके कई सारे कंट्री हेड ने इंटरव्यू लिया, फिर फाइनल कंफर्मेशन दिया। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको टॉप पे जाना है, आपको अच्छी जगह जाना है, अच्छी जॉब या उस फील्ड में, तो सोचिए। फिर मुझे एक कंट्री का, एक रीजन का, नॉर्दर्न रीजन का, नाइजीरिया कंट्री अफ्रीका में, वहां नॉर्दर्न रीजन पूरा मैं हैंडल करता था, नॉर्थ नाइजीरिया। तो यहां से शुरुआत, और यहां पे जाने के लिए इतनी सारी स्ट्रगल, इतनी सारी मेहनत करने के बाद चीज मिली। तो ऐसे ही आप जितने भी लोग देखोगे जो टॉप पोजीशंस पे हैं और टॉप टॉप ऑफिसर्स या टॉप बिजनेस किसी चीज में भी हैं, दे हैव वर्कड रियली वेरी हार्ड, तब जाके आज उस पोजीशन पे हैं। आज की डेट में मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि इनको इतनी जानकारी कैसे, क्या, बट उस हर चीज के लिए काफी मेहनत की। फिर इसके बाद एस्ट्रोलॉजी में भी आया तो बहुत मेहनत की, अब आज आपके सामने हूं। तो मेरा ये पॉइंट है कि अगर आपको बेस्ट बनना है तो उसके लिए आपको पेशेंस और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप बेस्ट बनेंगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि कोई शॉर्टकट नहीं है। और यहां पे एक चीज समझने का प्रयास कीजिए आप, कि इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत के बाद यहां पे जो मेरी जॉब थी, क्या थी? जूस बेचता था। जूस मतलब प्रोजेक्शन, जैसे एक बेवरेजेस और इन सब चीजों के डिविजन्स के हेड होते हैं, तो कई सारे डिविजन्स में देखता था। काम अच्छा था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें अच्छा लगता था, बट जूस इज ए नॉन लिविंग थिंग। जूस बेचना, फ्लेवर्ड मिल्क बेचना, या फिर कॉर्नफ्लेक्स बेचना, ये सब जो चीजें हैं किसी की जिंदगी इस पे डिपेंडेंट, मतलब ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। आप टेस्ट के लिए, आप अपनी एनर्जी के लिए लेते हो, बट यहाँ पे जीने मरने का सवाल नहीं है। बट एज ए एस्ट्रोलॉजर, जब आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आया और जब, तब मुझे लगा कि इससे अच्छा तो मुझे एस्ट्रोलॉजी है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो आप बातें करते हो, आप लाइफ की बात कर रहे हो, डेथ की बात कर रहे हो, आप रिलेशंस की बात कर रहे हो। इस चीज को जरा समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। यहां पे जो आप बात कर रहे हो, नॉन लिविंग चीजों की बात कर रहे हो, और यू आर मेकिंग मनी, सैलरी अच्छी मिल रही है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। यहाँ पे जो आप बात कर रहे हो, किसी की जिंदगी की बात कर रहे हो, किसी की मौत के बारे में, किसी के रिश्ते के बारे में, किसी के लड़के के बारे में, इन चीजों के बारे में बात कर रहे हो, विच इज सो सो इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू दिस। और आपके रिकमेंडेशन, आपकी सलाह पे लोग आपकी बातों पे मान के इस चीज को आगे बढ़ते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो क्या ध्यान देना है कि यहां पे अगर जितना आपने मेहनत किया, तो यहां पे तो और भी ज्यादा मेहनत होना चाहिए ना। इसीलिए जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने कहा कि देयर इज नो डाउट अबाउट दिस फील्ड इज बेटर देन दिस। क्योंकि अगर देखा जाए सोसाइटी में वैल्यू ऐड करने के हिसाब से,
सो दिस इज यू आर एडिंग मोर वैल्यू। बट प्रॉब्लम कहां आ रही है कि आपने एक रोड साइड से किताब उठाई, 2 महीने किताब भी 2 महीने भी नहीं पढ़ी, और आप तुरंत किसी की जिंदगी के बारे में, किसी की जिंदगी मरने के बारे में, आपके रिकमेंडेशंस पे लोग कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन से एजुकेशन, किससे शादी करनी है, ऐसे डिसीजंस को लोग फॉलो करते हैं। बट अगर आप अपना एफर्ट नहीं लगाओगे तो क्या होगा? फिर आप तुक्केबाजी करोगे, और जब तुक्केबाजी करोगे तो लोगों का विश्वास एस्ट्रोलॉजी पर से हटता जाएगा। और आजकल यही हुआ है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट बैड, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को हम लोगों ने तमाशा बना के रख दिया है, इसीलिए लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और ऐसी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि एक नौकरी पाने के लिए आप लोग इतना मेहनत, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, या किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, अच्छे बिजनेस, अच्छी जॉब के लिए कितना मेहनत करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर 2 महीने 3 महीने में बन जाए। कैसे बन पाएंगे? आपकी बातों पे कि ये आदमी व्यक्ति बिजनेस करे कि जॉब करे, क्या करे, आप रिकमेंड करोगे, तो आपके पास इससे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप किसी बीटेक वाले को अगर रिकमेंड कर रहे हो जॉब करना है नहीं करना है, तो आपको उस चीज के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उस एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। बट आई मेट सो मेनी एस्ट्रोलॉजर्स, किसी किताब में उन्होंने थोड़ा सा एक पॉइंट किसी ने लिख दिया, उसको बोल दिया, बट वो पॉइंट किस रेस्पेक्ट में लिखा गया, क्यों लिखा गया, किस वजह से लिखा गया, बाकी सारे डिसीजंस थोड़े से आप डीप में जाओगे तो फिर वो लोग कुछ नहीं। तो हमें ऐसे एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना है, हमें इस तरह के एस्ट्रोलॉजर बनना है कि ऐसे लोगों को, टॉप बिजनेसमैन, टॉप एम्प्लॉयज, टॉप लोग अपनी लाइफ, डेथ और रिलेशंस और बिजनेस, इन सब चीजों की बातें आपसे पूछेंगे। तो आपको तुक्केबाजी नहीं करनी है, आपको एग्जैक्ट प्रेडिक्शन, आपको एग्जैक्ट चीज ऐसी देनी है कि लोग आपकी चीजों को फिर कहे कि यस, एस्ट्रोलॉजी है। इस तुक्केबाजी एस्ट्रोलॉजी से हमें दूर हटना है, और हमें इस एस्ट्रोलॉजी की गरिमा को, इस लाल किताब की गरिमा को, लाल किताब के रेस्पेक्ट को फिर आगे लेके आना है। कैसे आएगा? सोचने से आएगा? नहीं, मेहनत करने से आएगा। किसी भी फील्ड में अगर आपको टॉप पे जाना है, एमबीए करना है, बीटेक करना है, या फिर जॉब करना है, बिजनेस करना है, सब में मेहनत करना पड़ता है। तो इसमें भी आप लोगों को मेहनत करना है। और यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे एक नॉन लिविंग जूसेस, फ्लेवर्ड मिल्क, एग्जाम्पल मैं देके समझा रहा हूँ, बट यहाँ पे कितनी ग्रेविटी ऑफ द, अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, मतलब इसके सीरियसनेस को देखो। आपके रिकमेंडेशन पे लोग जिंदगी, मरण, रिश्ते, नाते, बिजनेस क्या करना है, उस लोग, कई लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो अगर तुक्केबाजी की, तो आपने किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। सो प्लीज डू नॉट प्ले विद द लाइफ ऑफ अदर्स। पूरी नॉलेज लीजिए, और जब नॉलेज लेंगे तो लोग अपने आप आपके पास आएंगे, और फिर आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपकी इनकम भी होगी, पैसे भी आपको मिलेंगे, और एस्ट्रोलॉजी की गरिमा भी बढ़ेगी। अगर आपके किसी सपोर्ट से किसी की लाइफ बच जाती है, किसी की ऐसा रिलेशन जो ऐसा हो रहा है, डेफिनेटली दे विल पे यू, खुश होकर पे करेंगे। बट तुक्केबाजी करोगे आप किसी एक स्टेटमेंट को लेके बिना पूरे ज्ञान के, जैसे आप देखते हो कि मंगल खाना नंबर 1 में तो इसका एक उपाय कर दो, वो बहुत एक केवल एक लाइन है, उसमें और भी सारी कंडीशंस जो हम देखनी होती है और चीजें करती हैं, फिर उसको की जाती है, वो सारी चीजें सीखनी है, समझनी है। तो 2 महीने का वाला एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना है। एस्ट्रोलॉजर बनना है, वो एस्ट्रोलॉजर बनना है कि जिसके पास लोग आए रिस्पेक्ट से आए। वी हैव टू बी द बेस्ट। और अगर आपने ये लाल किताब कोर्स ज्वाइन किया है, तो मेरा पर्पस, हमारा पर्पस, वीके का पर्पस टू बी द बेस्ट है। जो बेस्ट होगा, जो बनना चाहेगा, वही आगे बढ़ पाएगा। बाकी बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप छोड़ दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बट जो मेहनती है वो पहुंचेगा, आज निकल तो वहां पहुंचेगा, और धीरे धीरे, किसी की हो सकता है किसी के पास आज की डेट में टाइम ज्यादा होगा तो ज्यादा टाइम लगा सकता है, किसी के पास टाइम नहीं, कोई बात नहीं, बट धीरे धीरे वो टाइम लगा के आगे बढ़ते जाना है, और इस लेवल पे पहुंचना है कि फिर आपके प्रोफेशन को
रिस्पेक्ट से देखी जाए, आपको रिस्पेक्ट से देखी जाए। दिस इज, सोचिए कितनी बड़ी चीज है कि आपकी बातों से लोग शादी, विवाह, जिंदगी, मौत, बिजनेस, कैसी कैसी बातें पे लोग आपकी आपकी जो बातें कितनी इंपॉर्टेंट है बस, बट उन बातों में वजन होना चाहिए। आप जो प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन तमाशा की तरह प्रिडिक्शन, तो जब हम लोग पढ़ेंगे उस चीजों को, ये सब तो आपको आएगा ही आएगा। अगर आप डॉक्टर हो तो सिम्टम नहीं बता पा रहे हो तो फिर कैसे डॉक्टर हो, तो सीखोगे ही सीखोगे। बट एक डॉक्टर का काम मरीज को इलाज करना है, मरीज की जिंदगी बचाना है, तुक्केबाजी करना नहीं है। कोई डॉक्टर तुक्के मार रहा है फिर तो मरीज की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एज ए एस्ट्रोलॉजर, योर मेन वैल्यू इज दैट यू आर हेल्पिंग समबडीज इन देयर लाइफ। कैसे उसको अपनी जिंदगी खुशहाल बनानी है, उसमें आप उसकी मदद कर रहे हो। तुक्के मारोगे, कुछ तुक्के लगेंगे, कुछ तुक्के नहीं लगेंगे, लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी को बहुत हार्म करेगा वो। आप देखो, सब लोग एस्ट्रोलॉजी दिखाते हैं बट एस्ट्रोलॉजी को रिस्पेक्ट नहीं उतना देते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं और चीजें हैं जो, द पॉइंट इज, उन लोगों ने उसको ऐसे ही लिया कि किताब लिखी है, इसमें लेके प्रिडिक्ट कर दो। बट नहीं, नॉलेज पूरा लेना है, नॉलेज पूरी गेन करना है और फिर इस लेवल पे पहुंचना है। क्या एक ही दिन में बन पाएंगे? नहीं, टाइम लगेगा, समय लगेगा। धीरे 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 मेहनत करते यहां पहुंचेंगे। बट इस चीज को समझना है, इस वाले, इससे मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूं आपको। कंपेरिजन मतलब तुलना उसके लिए नहीं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं, इससे सीखने के लिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इंफीरियरिटी नहीं लाना, वो इतनी पढ़ाई की, वो नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई की उस वो वाला अलग, उस चीज के लिए पढ़ाई की। आपको ये दिमाग इस चीज के लिए लगाना है, इस चीज के लिए पढ़ाई करनी। मतलब उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए अगर इतना मेहनत किया तो इस चीज को सीखने के लिए तो इससे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ना। तो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करना ही करना पड़ेगा। और आपकी जो जॉब है, आपकी जो इंपॉर्टेंस है, इससे कहीं गुना ज्यादा है, इससे कहीं गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप देखो यहां पे एक बिजनेस, इससे किसी की जिंदगी उतनी इंपैक्ट नहीं होगी, बट इससे डायरेक्टली आप किसी की जिंदगी इंपैक्ट कर रहे हो। सो एज ए एस्ट्रोलॉजर अगर मैं देखूं, एंड दैट इज व्हाई आई केम इनटू एस्ट्रोलॉजी, कि इससे जो जिंदगी है, देखिए लाइवलीहुड तो आपको अर्निंग करनी ही करनी है। अगर आप हो, आपका परिवार है, तो आपको अपनी जीविका चलानी है। सो डेफिनेटली यू विल गेट मनी। यहां पे भी पैसे, जीविका चलानी है, यहां पे भी जीविका चलानी है। तो एज ए प्रोफेशनली जब आप प्रैक्टिस करते हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जो केवल लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, दैट्स ओके। बट कुछ लोग अगर जीविका भी चलानी है, अगर फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, घर का खर्च कैसे चलेगा? उसके लिए आपको अपनी फीस लेनी है, और लोग खुशी से फीस देंगे। क्यों नहीं फीस देंगे? जब आप उनकी मदद करोगे, आप उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करोगे, डेफिनेटली दे विल पे यू एंड हैप्पीली दे विल पे यू। तो लाइवलीहुड तो आप अर्न करोगे ही करोगे, लेकिन इसमें जो किसी की जिंदगी में आप चेंजेस लाओगे, बदलाव लाओगे, और जो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, वो किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिल सकता। लेकिन रिस्पेक्ट कब मिलेगा? जब आप तुक्केबाजी नहीं करोगे, जब आप उनको वो चीज दोगे। वरना आपका ऑब्जेक्टिव केवल उनको है कि प्रेडिक्शंस देके मंगल 1, मंगल 2, मंगल 3, मंगल 4, बट मंगल 2, मंगल 3, मंगल 4 वाली बात से नहीं, ओवरऑल कुंडली का क्या रिफ्लेक्ट आ रहा है, ओवरऑल कुंडली की क्या बात आ रही है, कैसे उस व्यक्ति की जिंदगी में जीना है, कैसे उस व्यक्ति को रहना है कि वो आगे आज की डेट में वो बेस्ट अपना परफॉर्म कर सके। हर व्यक्ति की लाइफ यूनिक है, हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट्स यूनिक है, हर व्यक्ति यूनिक है। सो एज ए जॉब, आपका जो रोल है, दैट इज फार फार इंपॉर्टेंट देन एनीवन। सो इसलिए अपने आप में प्राउड फील करो। जैसे मैं देखता हूं कुछ सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग, कुछ सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं जैसे कि मीन्स ये कुछ नहीं मिला इसलिए एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। नहीं, एस्ट्रोलॉजी इज माई पैशन, एस्ट्रोलॉजी इज माई इंटरेस्ट, दैट इज माई आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी। इस तरह लेके चलना है, इसलिए नहीं कि कहीं जिंदगी में सफल नहीं हो रहा है इसलिए एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। दैट इज क्या माइंडसेट, उस माइंडसेट से हटो। अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है, वीके का कोर्स ज्वाइन किया है, तो अगर आप उस माइंडसेट से आ रहे हो कि हम जिंदगी में कहीं कुछ नहीं कर पाए इसलिए एस्ट्रोलॉजी,
आप मेहनत करोगे, आप मेहनती हो, हम लोग आपके साथ हैं, देन यू विल बी द बेस्ट। यू हैव टू फॉलो आवर इंस्ट्रक्शंस। जैसे जैसे हमारे इंस्ट्रक्टर आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, उस इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कीजिए और मेहनत करना है आपको। मेहनत तो आपको ही करना होगा। कंटेंट इंस्ट्रक्शंस आपको यहां से दी जाएगी, लेकिन मेहनत आपको करना है, पढ़ना आपको है। अपने आप में गर्व फील करो, घमंड नहीं। देखिए, घमंड कब होगा? जब आप बोलोगे कि मैं तो सब जानता हूं। घमंड कब होगा? कि मुझे ज्ञान तो जरूरत ही नहीं है। सो वहां स्टीव जॉब्स की बात याद रखो, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। स्टीव जॉब्स की हमने जो बात की, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। हमेशा आपको ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए कहना है भाई हमें तो नहीं आता, हम मूर्ख हैं। ठीक है, हम मूर्ख हैं, हमें नहीं आता और सीखना है। लोग मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो। लोग कोई आपका मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दो। मुस्कुरा के हट जाना है। कोई आपको कुछ बोले, कोई आपको कुछ बोले, अरे क्या बात कर रहा है, मुस्कुरा के हट जाना। हाँ भाई मैं मूर्ख हूं, आई एम फूल, कोई बात नहीं। नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, हमेशा उस चीज के लिए जिसके लिए आप पैशनेट हो, जिसके लिए आप करना चाहते हो, वो एक भूख तड़प होनी चाहिए। तो ये चीज हमेशा याद रखना है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश एंड फील प्राउड। वी नीड टू बी द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, वी विल बी द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। आप सभी जो आज की डेट में ज्वाइन किए हो, क्लास ज्वाइन किए हो, लाल किताब कोर्स ज्वाइन किए हो, यू आर लकी अपने आप को कि प्रभु की कृपा हुई, जैसे हम लोगों का संबंध हुआ, हम लोग मिले, आप आए हैं, आपने ज्वाइन किया है। सो कुछ डेस्टिनी है, जो भी चीजें हैं, बट इसी चीज को ध्यान रखना है कि मेहनत करना है और धीरे धीरे इसको आगे लेके जाना है। एस्ट्रोलॉजी को फिर और रिस्पेक्ट दिलाना है। इट इज सच अमेजिंग साइंस, उसकी टेक्नोलॉजी। लेकिन कब ये स्यूडो साइंस बन जाता है? जब तुक्केबाजी आप करते हो। आज की डेट में टेक्नोलॉजी कितनी आगे आ गई, डेटा पॉइंट, डेटा इतनी आप डिटेलिंग में जा सकते हो। उस सब चीजों को हम लोग यहाँ अप्लाई कर धीरे धीरे चीजों को करेंगे। ऑन डे वन बिल्कुल नहीं हो सकता, बट इसमें हम और आप लोग मिलके इस चीज को आगे लेके जाएंगे। सो मेहनत करना है। क्लास आज की हम लोग एंड करते हैं। रिमेंबर, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, और मेहनत करना है। Feel proud in yourself. Thank you very much.